चलिए जी, हम एक्सप्लेनेशन को मजीद आगे लेके जाते हैं। हमने कल एग्जांपल नंबर 1 थोरो डिस्कस किया था और एग्जांपल 2, 3, 4, 5 मैंने कहा था अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2 cos 3x। अब चाहें टेबल फंक्शन में जब जाएंगे आप तो इसी फॉर्म में इनपुट करें या इसको रीअरेंज कर लें, जिस फॉर्म में हमने आपको सिखाया था ए कॉस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म जो थी, उस फॉर्म में रीअरेंज कर ले तो ये ऐसा नजर आएगा -2 cos 3x + 3। इसमें आपको पता है कि ये जो -2 है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना कि पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो अगर कभी साइन का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा ना तो उल्टा बनेगा, मतलब पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। अच्छा, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेटर में आप टेबल फंक्शन में जाएंगे और वैल्यूज आपकी आएंगी ना, तो ये चीज खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चेक चेक करने का तरीका है। जब साइन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इस तरह का ग्राफ बनता है, नेगेटिव होगा तो उल्टा बनेगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अच्छा, कॉस के अंदर आपको पता है कि ग्राफ ऐसे बनता है, जब कॉस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, और जब कॉस का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर नीचे से आके ऊपर आएगा और ऊपर से आके नीचे आएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका उलट बन जाएगा। सही है। तो कॉस और साइन दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब ये ए की वैल्यू -2 है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड बताओ, तो मैंने आपको वाजे तौर पे ये बात बताई थी कि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर यहाँ -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड +2 होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डिस्टेंस और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एम्पलीट्यूड अगर कभी देना हुआ तो आप 2 देंगे, लेकिन माइनस है, इसकी वजह से आपको बता दिया कि कॉस का ग्राफ उल्टा बनेगा, और उल्टा ऐसे बनता है कि नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है और ऊपर से शुरू होकर नीचे आता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये बताया था कि स्टेप को आपने जरूर ब जरूर चेंज करना है। जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो आपके स्टेप और पीरियड दोनों को बदलता है। कॉस का जो स्टेप नॉर्मली होता है वो 90 है, साइन कॉस का 90/3 करेंगे आपका स्टेप आ जाएगा 30 डिग्री। सही है। अच्छा, और पीरियड अगर आपको निकालना हो ये जानने के लिए कि भाई जो गिवन डोमेन है उसके अंदर एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल हो रही है नहीं, तो आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 360/3 किया आपने, आंसर आ गया 120 डिग्रीज। अच्छा, 120 डिग्रीज आपका पीरियड है। 120 डिग्रीज जो है वो आपका पीरियड है। सही है। अब 120 डिग्री अगर आपका पीरियड है तो मुझे बताएं -180 से लेकर 180 डिग्री तक कितनी साइकिल्स हो गई, कितना विथ विथ कितनी हो गई, डोमेन की विथ कितनी हो गई, 360 डिग्री हो गई। -180 से 180 में अगर विथ निकालूं, मतलब डिफरेंस निकालूं डोमेन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो 180 माइनस माइनस 180 माइनस -180 इज 360। 360 में 3 साइकिल्स बनेंगी, तो इसका मतलब एक साइकिल मुकम्मल हो रही है। तो जब रेंज की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि A+C+A और C-A तब वैलिड होता है जब एक पूरी साइकिल मुकम्मल हो जाए। तो अब जब पहले पार्ट में रेंज निकालनी है तो यकीनन 3 साइकिल्स बन रही हैं, तो एक साइकिल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि एक के बजाय 3 बन रही हैं तो एक साइकिल भी बन जाती है अगर खाली, तो भी आपका जो है वो रेंज तो C+A C-A से निकाल ही सकती थी। तब सवाल ये पैदा होता है कि रेंज निकालने के लिए मैंने आपको C+A C-A बताया था इन द केस ऑफ साइन एंड कॉस, और ये भी बताया था कि अगर स्केचिंग के लिए आप टेबल ऑप्शन में जाते हैं तो रेंज के लिए भी टेबल ऑप्शन से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को उठा सकते हैं। ये बातें मैंने आपको मेंशन की थी। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मुझे रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले सी और +A, मतलब ये वैल्यू है। अगर 3 + 3 + -2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 3 माइनस -2 करूंगा तो 5 आ जाएगा। अभी यहाँ क्योंकि माइनस था कोएफिशिएंट, तो +C+A लेने पे मिनिमम आ गया और C-A लेने पे मैक्सिमम आ गया, लेकिन रेंज आपकी हो गई 1 से लेकर 5 तक। तो यही काम मैंने नीचे किया हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि C+A C-A आया कैसे, तो मैंने वही लॉजिक यहाँ फॉलो किए कि पूरा कॉस फंक्शन जो है, पूरा कॉस एंगल, अगर इस पूरे की जगह -1 लिया जाए और एक दफा उस पूरे की जगह 1 लिया जाए। जब मैंने पूरे की जगह मैक्सिमम वैल्यू 1 ली तो माइनस कोएफिशिएंट होने की वजह से मैक्सिमम वैल्यू 1 लेने पर मिनिमम आंसर आया, और पूरे कॉस एंगल की जो वैल्यू है जब मिनिमम ली -1, तो माइनस कोएफिशिएंट होने की वजह से ओवरऑल आंसर +5 आ गया। तो ये हो गया 1 से लेकर 5। तो रेंज आपकी 1 से लेकर 5 तक हो गई। ये आपका पहला पार्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें स्केचिंग करनी थी। स्केचिंग करनी है y को एफ एक्स की, तो मैंने आपको स्केचिंग के लिए कहा था आपने कुछ नहीं करना, स्केचिंग के लिए आपने उठाना है कैलकुलेटर, लेकिन उससे पहले भी जो काम आपने करना है वो है स्टेप का निकालना। स्टेप आपको खुद से निकालना होगा। यू विल हैव टू फाइंड द स्टेप। स्टेप आप निकालेंगे, बाकी काम आपका कैलकुलेटर खुद करेगा। तो अगर आप स्टेप निकाल लें, तो स्टेप निकालने का मैंने आपको बताया था कि
90 डिवाइड बाई बी होता है, और ये बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है 3 है, तो मैंने 30 आपका स्टेप मैंने लिख के भी बताया था थोड़ी देर पहले। स्टेप 30 हो गया। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर देना होता, अभी तो देना नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, जरूरत नहीं थी, सिर्फ बताने के लिए कि भाई माइनस नहीं दिया जाएगा। माइनस भी है बेशक, तो एम्पलीट्यूड जब देंगे तो पॉजिटिव ही देंगे, ये बात मैंने बतानी थी। अच्छा, 3 जो है आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व है, मतलब मिडल लाइन ऑफ द ग्राफ, विच इज सी की वैल्यू जो होती है वो 3 है, तो वाई की एक्सिस का इक्वेशन हो गया, एक्सिस ऑफ द कर्व हो गई वाई इक्वल्स टू 3। अब आपने क्या करना है, उठाया कैलकुलेटर, एफ एक्स इक्वल्स टू इस फॉर्म में आप फंक्शन डाल दें या इस फॉर्म में डाल दें, और इक्वल्स टू दबाएं। जैसे इक्वल्स टू दबाएंगे आपसे पूछेगा स्टार्ट, आप देंगे स्टार्ट -180, मैंने कहा था स्टार्ट डोमेन के हिसाब से, एंड आप देंगे 180, और स्टेप आप लेंगे 30। जब ये आप काम करेंगे तो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो -180 पे आपका आएगा 5, फिर 30 का स्टेप है ना, तो -180 के बाद -150 पे आपका आ रहा होगा 3, मैक्सिमम, एक्सिस, मिनिमम, एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम, एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम, एक्सिस मैक्सिमम। सही है। अच्छा, तो कॉस का ग्राफ बन रहा है, और शेप आपको कॉसाइन ग्राफ का पता है कि वो इस तरह का शेप बनता है। अच्छा, माइनस है तो आप उल्टा बन रहा है, देखें, या अगर इस यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये उल्टा बन रहा है, इसी तरह यहाँ भी उल्टा बन रहा है, और ये बन रहा है। अच्छा, अब अगर यूं देखेंगे तो ये आपको सीधा लगता हुआ नजर आएगा। वैसे असल में नेगेटिव की वजह से शेप ये बना है, जैसे 0 से 180 तक बनता है ना, तो इस तरह से बन रहा होता है, उल्टा बनता है। नॉर्मली कोसाइन का कर्व वैसे होता है ना, तो यहाँ उल्टा बन रहा है, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में पीछे भी जा रहा है, तो अब आप इस वाले हिस्से को इससे मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सीधा ग्राफ बना है, लेकिन वैसे ये दरअसल उल्टा बना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये उल्टा है, फिर ये पूरा होगा तो ये उल्टा बनेगा, इसी तरह ये पूरा बना है तो ये उल्टा बना है, लेकिन क्योंकि आप पीछे वाला हिस्सा मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सीधा बन रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है, बस शेप कैसा होना चाहिए आपके सामने मैंने कर दिया। अब आप करेंगे कैलकुलेटर में, अपने टेबल ऑप्शन में आपके पास आया था, सर शुड बी ड्रॉ लाइन एट y = 3, नॉट एसेंशियल। एक्सिस ऑफ द कर्व जो है वो y = 3 की लाइन है, जो मिडिल लाइन ऑफ द ग्राफ होती है उसको बनाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं बनाई, ये बताने के लिए कि देखें ऊपर मैंने बनाई थी डॉटेड लाइन, कि बताने के लिए कि भाई बना ले या ना बनाए फर्क नहीं पड़ता, डॉटेड बना सकते हैं, सॉलिड तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन एक्सिस ऑफ द कर्व भारत 3 है, अगर आप बना लेंगे तो भी मसला नहीं है, और नहीं बनाएंगे तो भी मसला नहीं। दरअसल एग्जामिनर को ये स्केच देखना चाहिए, एक्सिस बनाने के कोई मार्क्स नहीं होते, तो ये आपने दरअसल तो आपने स्केच करना है ग्राफ को, आपने ग्राफ स्केच कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ द कर्व y = 3 है, जो कि हमने पहले डिटरमिन कर ली थी, और ये आपके सारे पॉइंट्स कैलकुलेटर ने दिए, आपने खुद कुछ नहीं किया। -180 पे 5, -150 पे 3, -120 पे 1, -90 पे 3, एंड सो ऑन, सारे कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेटर ने दिए थे, आपने सबको प्लॉट किया, स्मूथ कर्व बना लिया, ये आपका गर्मा गर्म ग्राफ रेडी है, और ये इसके साथ आपका स्केच जो है एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसको लिख लें, जिन्होंने पेंसिल से बनाया था, कोई करेक्शन करनी है तो कर लें, और क्लियर एंड डन लिख दें तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह।
अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पर, 10 वाला ग्राफ। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो है एफ एक्स के अंदर रेंज ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू सी होती है, या लेस देन इक्वल टू सी होती है, या बिलोंग्स टू रियल नंबर होती है ना। अब यहाँ पर यही बात मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है, और ये बात मैंने आपको अच्छी तरह से नोट्स के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। अब फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 3 tan 2x+1 फॉर -180 to 180। अब आप यहाँ देखें तो आपका जो पीरियड स्टेप है वो वैसे टेन का 45 होता है, साइन और कॉस का स्टेप 90 है, बट टेन का 45 है। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 22.5 डिग्री हमारा स्टेप आ गया, सही है। हमारा जो स्टेप आया टेन का, दैट इज 22.5 डिग्री। ये आपका स्टेप आ गया 22.5 डिग्रीज। अच्छा, ये एक तो बात हो गई। अब रेंज के लिए बात जब करते थे पहले पार्ट में, रेंज है तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पीरियड अगर आप निकाल लेते हैं, मिसाल है पीरियड आपका 180 होता है, अब इस दफा पीरियड आपका 180 डिवाइड बाई 2 होगा यानी कि 90। और यहाँ अगर आप देखें तो आपका जो विथ ऑफ द डोमेन है वो 360 डिग्री। इसका मतलब 90 की 4 साइकिल्स बन जाएंगी। तो एक साइकिल भी 10 की मुकम्मल हो जाए तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर होती है, क्योंकि एक दफा वो ऊपर चला गया और एक दफा नीचे चला गया, तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ ऊपर गया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एक्सिस, सिर्फ नीचे आया तो लेस देन इक्वल्स टू एक्सिस, लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेकिन अगर ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, मतलब एक साइकिल मुकम्मल हो गई, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो यहाँ तो 90 डिग्री पीरियड है, और हमारे विथ ऑफ द डोमेन जो है वो 360 है, लिहाजा 4 साइकिल्स बनेंगी, तो सेंस ही नहीं बनती कि कोई और रेंज हो, इसके लिए हमने रेंज दे दी एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब टेन का जो ग्राफ है उसका शेप बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि एक्सेस के हिसाब, मतलब वैसे तो आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेटर देगा, लेकिन एक्सेस से एक दफा ग्राफ ऊपर जाता है, एक दफा एक्सेस से ग्राफ नीचे आता है, एक दफा नीचे जाता है, एक दफा ऊपर, एक दफा नीचे, एक दफा ऊपर, एक दफा नीचे, इसी तरह काम चल रहा होता है। अच्छा, एसिम्टोट कहाँ कहाँ होती है ये भी नोट कर लें। अगर आपको ये बात पहले से पता लगानी है तो एसिम्टोट 10 की 90 पे और 270 पे होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 है एक्स का कोएफिशिएंट, तो डिवाइड बाय 2 कर दें। इसका मतलब 45 पे एसिम्टोट होगी और 135 पे एसिम्टोट होगी। अच्छा, इसी तरह नेगेटिव में देखेंगे तो -90 और -270 भी होती है, तो -45 और -135 पे एसिम्टोट होगी, 4 एसिम्टोट्स बनेंगी। अच्छा, अगर आपको अलग से एसिम्टोट निकालने का शौक है तो आप पहले ही निकाल लेंगे, ऐसी बात है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार मैं निकालूं उससे बेहतर मुझे कैलकुलेटर नहीं बता सकता, तो कैलकुलेटर जहां जहां एरर देगा वहां वहां एसिम्टोट है, सिंपल। जब कैलकुलेटर में आप जाएंगे और ये पूरा फंक्शन टाइप करेंगे 3 tan 2x+1, कैलकुलेटर में जब पूरा फंक्शन आप टाइप करेंगे 3 tan 2x+1, और स्टार्ट करेंगे -180 पे और एंड करेंगे 180 पे, स्टार्ट -180 और एंड 180 पे जब करेंगे आप, और स्टेप आप देंगे 22.5, तो आपके पास कई पॉइंट्स आएंगे। जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो है वो एरर्स आ रहे होंगे टेबल फंक्शन में, जहां जहां एरर आएगा वहां वहां एसिम्प्टोट बनेगी। तो मैंने आपको बता दिया वो 45 होगा, 135 होगा, -45 होगा, -135 होगा। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर एरर देगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं, सही है। अब अगर आप कैलकुलेटर में ये पूरा फंक्शन इनपुट करें 3 tan 2x+1, फिर स्टार्ट -180 एंड 180 और स्टेप 22.5, सर ये काम करें कैलकुलेटर में डालें अगर किसी ने पहले नहीं डाला, क्योंकि ये होमवर्क में आपको करना था, लेकिन अगर नहीं किया तो एक दफा ट्राई करें, और मैं आपको फिर स्केच दिखाने जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ रफ वर्क है, ये समझाने के लिए कि अगर ग्राफ ऊपर भी चला गया और नीचे भी चला गया तो उस केस के अंदर फिर जो है वो उसकी रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी। बट अगर सिर्फ ऊपर गया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सिस, सिर्फ नीचे आया तो लेस देन इक्वल्स टू एक्सिस। नॉर्मल केसेस में यही होता है। अच्छा, अब देखें एक्स, आप देख सकते हैं जब कैलकुलेटर में आपने डाला होगा स्टार्ट एंड और स्टेप, तो -180 पे आपके पास आ रहा होगा 1, और -157.5 पे आ रहा होगा आपके पास 4। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सिस से स्टार्ट होने के बाद पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप लेने पे जितनी मूवमेंट होती है वो आपका एम्पलीट्यूड है। तो आप देखिए 1 से 4 पे चले गए, और एक कभी आप 1 से -2 पे चले गए, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड 3 है। 10 में मैंने आपको कहा था कि 10 का एम्पलीट्यूड ये होता है कि एक्सिस से स्टार्ट होने के बाद एक स्टेप लेने पे जितना ऊपर या जितना नीचे जा रहे होते हैं वो आपका स्टेप होता है, और वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, विच इज 3। तो 1 से 4 पे गए, 3 का डिफरेंस है। और जब आप इस वाले शेप में 1 से -2 पे आए तो भी 3 का डिफरेंस है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड 3 है। इसलिए 2 की वजह से आपका पीरियड और आपका स्टेप चेंज हो गया, और एक्सिस आपकी 1 है, इसका मतलब 1 से ही ऊपर जाएगा 10 का ग्राफ, और 1 से ही नीचे आएगा, क्योंकि ये 1 जो है एक्सिस ऑफ द कर्व जो बनाई नहीं मैंने, एक्सिस डॉटेड नहीं बनाई, बनाना जरूरी नहीं होती जैसे मैंने कहा था। तो 1 से आपका ग्राफ ऊपर जाएगा और 1 से आपका ग्राफ नीचे आएगा। अब टेबल ऑप्शन में आपको सारी वैल्यूज पता चल रही होंगी। -180 पे 1, -157.5 पे 4,
और -135 पे एरर। तो आपको कम से कम ये 2 पॉइंट्स का पता चल गया कि नीचे से ऊपर जा रहा है। बस जब 2 पॉइंट से आपको पता चल गया कि कर्व ऊपर जा रहा है, और तो बस फिर ऊपर ही जाने दें, और जाते 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 एसिम्प्टोट से करीब हो जाए। जहां जहां एरर आया है पहले वहां वहां एसिम्प्टोट बना लें। मैंने वहां वहां एसिम्प्टोट बना ली, -135, -45, 45 और 135। मैंने आपको बगैर कैलकुलेटर के भी बता दिया था कि एसिम्प्टोट कैसे निकाल सकते हैं। पुरानी एसिम्प्टोट 90, 270 और -90, -270 पे थी। उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो नई एसिम्प्टोट के इक्वेशन आ जाएंगे। डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। स्टेप और पीरियड के लिए जिस तरह डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, उस तरह एसिम्प्टोट की जो वैल्यूज हैं, जिन एक्स की वैल्यूज पे एसिम्प्टोट बनती है, उनको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नई एसिम्प्टोट की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो कैलकुलेटर आपको मैथ एरर जहां जहां देगा वहां वहां आपकी एसिम्प्टोट बन जाएगी। तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए थे, -180, -157.5 पे पता चल गया कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, बस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दें और जाते जाते एसिम्प्टोट से करीब हो जाए। इसी तरह फिर आपने -90 पे देखा होगा कि 1, -112.5 पे आपने देखा -2, और फिर बस आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते करते आप नीचे आ गए। जब आपको नीचे आना पड़ रहा है तो आप नीचे आते आते एसिम्प्टोट से करीब हो गए। फिर -90 पे 1 था, -67.5 पे 4 था। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते करते आप उसको ऊपर ले गए। फिर इसी तरह 1 पे, 0 पे 1 था, -22.5 पे आपका जो है -2 था। इन दोनों को ज्वाइन किया, नीचे आते आते आप नीचे आ गए। फिर इसी तरह आप ऊपर जाते जाते ऊपर चले गए। फिर इस तरह यहाँ से शुरू करके नीचे आए, और यहीं से शुरू करके आप ऊपर गए। फिर यहाँ से शुरू करके आप नीचे आए। ये आपका पूरा बन गया। अब अगर आप पीरियड देखें तो ये देखें, एक साइकिल मुकम्मल हो गई थी, तो ये एक साइकिल है। फिर इसके बाद ये वाली दूसरी साइकिल है, सेकंड हो गई। फिर ये जो है तीसरी साइकिल है। फिर ये जो है चौथी साइकिल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्योंकि आपका पीरियड 90 था और यहाँ विथ 360 है, तो आपकी 4 साइकिल्स बननी है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ 4 साइकिल्स बन रही हैं। सही है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब मुझे बताएं, ये बात यहाँ तक जो है 10 का स्केच भी आपके सामने आ गया, 10 की रेंज भी आ गई। 10 की रेंज के हवाले से मैंने पहले भी नोट्स आपको लिखवा दिए थे, वही बात यहाँ साइड पे लिखी हुई है। मुझे बताएं, ये बात आपको समझ आ गई है? और स्केच आप बना लें और मुझे डन एंड क्लियर लिख दें, तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, अलहमदिल्ला क्लियर हो गया। चल अच्छा, ये नोट जो है एक दफा देख लेते हैं, इस पे हमारी शायद बात रह गई हो। व्हेन वी आर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वी चेंज द गिवन डोमेन इफ रिक्वायर्ड, व्हेन वी आर स्केचिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स वी चेंज द स्टेप इफ रिक्वायर्ड, डोमेन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द गिवन डोमेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर स्केचिंग। आपने एक बात नोट भी की होगी कि हम जो है वो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, जब यहाँ 2x लिखा होता था और डोमेन x का दिया होता था, तो हम फौरन से 2 से मल्टीप्लाई करके 2x का डोमेन निकाल लिया करते थे। मैं कहता था कि 2x का डोमेन निकाल लें, और -360 से लेकर 360 तक आपका डोमेन हो जाता था। सही है। ये कब होता था? व्हेन वी वर सॉल्विंग इक्वेशंस। जब सॉल्विंग इक्वेशंस कर रहे होते थे तो हम डोमेन को चेंज किया करते थे। लेकिन आप देखें, जब मैंने स्केचिंग करवाई तो मैंने इस x के कोएफिशिएंट की वजह से मैंने डोमेन को नहीं छेड़ा, बल्कि इस x के कोएफिशिएंट की वजह से मैंने स्टेप को चेंज किया और पीरियड को चेंज किया। अब जो पीरियड 180 डिग्री था उसको डिवाइड बाय 2 करके 90 कर दिया। मतलब जहां 360 डिग्री की विड्थ में 2 साइकिल्स बननी थी, अब 4 साइकिल बन गई। चेंजिंग तो आई ना। इसी तरह जब x
डोमेन था 360 डिग्री का, जब विथ था उसके अंदर 2 आंसर्स आने थे, तो डोमेन डबल करने की वजह से 4 आंसर आना शुरू हो जाते थे। तो यहाँ भी जब एक्स का कोएफिशिएंट डबल हो गया, 1 से 2 हो गया, तो साइकिल्स तो बढ़ गई ना। जैसे आंसर्स बढ़ जाते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग में आंसर्स बढ़ रहे थे, इसी तरह 2 साइकिल्स बननी थी तो 4 साइकिल बन रही है, डबल डबल हो गई। और सॉल्विंग के अंदर आंसर्स डबल होते थे। तो बताने का मकसद ये है कि तरीकेकार अलग अलग है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है। एक्स के कोएफिशिएंट का इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, बट क्राइटेरिया क्या सेट हुआ, तरीकेकार क्या सेट हुआ कि जब भी इक्वेशन सॉल्विंग करेंगे तो डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। इस 2x की वजह से डोमेन चेंज होगा। लेकिन अगर स्केचिंग हो रही है तो डोमेन को छेड़ना नहीं है, डू नॉट टच द डोमेन, चेंज द स्टेप एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द गिवन डोमेन। यही बात लिखी हुई है व्हेन वी आर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन सॉल्विंग सीखी थी ना, at first identify the quadrants in which the angle lies, then find the basic angle, then change the domain if required, then find all the values of theta या values of x या values of the given variable based on the given domain। 4 स्टेप्स हमने सीखे थे। तो उस वाले कहानी में बताया जा रहा है कि जब सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं, वी चेंज द गिवन डोमेन इफ रिक्वायर्ड। तो हम इसे उसमें हमें डोमेन चेंज करने की जरूरत पड़ती है इस तरह के इक्वेशंस के लिए। बट व्हेन वी आर स्केचिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स वी चेंज द स्टेप, स्टेप चेंज होता है और इसी वजह से पीरियड भी चेंज होता है। स्टेप को टाइम्स 4 कर देते हैं, स्टेप टाइम्स 4 कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो पीरियड आ जाता है। तो स्टेप भी चेंज होता है, पीरियड भी चेंज होता है। एंड जब ये स्टेप और पीरियड चेंज कर ही दिया है और नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ ही गई हैं, तो अब डोमेन थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए लिखा हुआ है डोमेन रिमेन्स अनचेंज्ड। स्केचिंग के दौरान डोमेन को अनचेंज रहने दिया जाए। एंड द गिवन डोमेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर स्केचिंग। और जो गिवन डोमेन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। उस गिवन डोमेन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सही है, डोमेन को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपके पास है, प्लस टॉपिकल जो है नवंबर 2009 से है, जब से वेरिएंट सिस्टम पे इंट्रोड्यूस हुआ है। जून 2009 तक वेरिएंट सिस्टम नहीं था। एक पेपर जून में आया करता था और एक पेपर अक्टूबर नवंबर में आया करता था। तो अब P1 के साल में 7 पेपर आते हैं, 3 मई जून में, 3 अक्टूबर नवंबर में और एक फेब मार्च में। उस वक्त फेब मार्च अटेम्प्ट हुआ नहीं करती थी। साल में एक पेपर P1 का जून में आता था, मई जून में आता था, और एक पेपर अक्टूबर नवंबर में आता था। तो ये मई जून का पेपर है, इसलिए यहाँ वेरिएंट सिस्टम था नहीं। तो P1 को 0 1 कहा जाता था। अब तो P1 को कहते हैं ना 1 1, पेपर 1 का वेरिएंट 1, पेपर 1 का वेरिएंट 2, पेपर 1 का वेरिएंट 3। और हम किसी जगह पे 1 2 दे रहे होते हैं, कहीं 1 3 भी चलता है, कहीं 1 1 चलता है। बहरहाल उस वक्त वेरिएंट सिस्टम था नहीं, तो एक ही पेपर आया करता था, तो इट वॉज 0 1। जून 2009 पेपर 0 1, क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a sin bx प्लस c फॉर 0 to 2 पाई। अब आप देख सकते हैं आपका जो डोमेन है वो रेडियंस में है। डोमेन आपका डिग्री में नहीं है, रेडियंस में है। इसका मतलब सबसे पहले जैसे ही आपने ये सवाल का डोमेन पढ़ा, फौरन कैलकुलेटर का मोड चेंज कर दिया। कैलकुलेटर का मोड आपने रेडियन कर देना है। चेंज द मोड ऑफ योर कैलकुलेटर, टर्न इट टू रेडियन मोड, चेंज द मोड टू रेडियन मोड। डिग्री मोड से रेडियन मोड पे चले जाए, पहली चीज तो ये हो गई। सही है। फिर आपने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ए बी और सी के हवाले से। ए आपको पता है एम्पलीट्यूड होता है, बट ये भी देखा करें कि प्लस या माइनस। सही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, बट ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब साइन का ग्राफ यूजुअली पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो क्या यहाँ पहले ऊपर जा रहा है? हाँ भाई, पहले ऊपर जा रहा है। अगर पहले नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा होता, यूं ग्राफ बना होता, तो हालांकि डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इज 6, लेकिन यहाँ ए की जगह हम -6 लिख रहे होते हैं। बट यहाँ पर आप देख लें कि पहले ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो एक्सिस से मैक्सिमम तक जाना और एक्सेस से मिनिमम तक आना। या मैंने ये भी कहा था कि हर एक स्टेप पे जितना चेंज है, पहले स्टेप पे 3 से 9 गए, दूसरे स्टेप पे 9 से 3 आ गए, तीसरे स्टेप पे 3 से -3 आ गए, चौथे स्टेप पे -3 से 3 पे आ गए। तो ये जितनी चेंजिंग आ रही है, दिस इज बेसिकली, ये जो चेंजिंग है ये हमारा स्टेप है। अच्छा, एक मिनट मुझे दें। अच्छा जी, कॉल अचानक आ गई थी तो मैंने रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दी थी। कंटिन्यू करते हैं। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a sin bx प्लस c फॉर 0 to 2 पाई।
तो हम बात कर रहे थे ABC की वैल्यूज की। तो ए जो है आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर +6 है, क्योंकि पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ए की वैल्यू 6 हो गई। बी जो है आपका, ये आपको आपके पीरियड को और स्टेप को अफेक्ट करता है, सही है। अब आप ये देख लें कि यूजुअली आपका जो पीरियड है, यूजुअली 360 डिग्री के डोमेन में आपकी एक साइकिल बनती है, और यहाँ आपका जो 0 से 2 पाई तक का डोमेन है, उसमें 2 साइकिल्स बन गई है। इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 2 होगा, बी की वैल्यू 2 होगी। इस तरह भी देख सकते हैं, या ये देख लें कि एक कंप्लीट साइकिल का जो पीरियड है वो पाई है, तो आपका पीरियड यूजुअली क्या होता है, 2 पाई होता है, और बी की वजह से आपका पीरियड हो जाता है 2 पाई अपॉन बी। तो पीरियड होता है 2 पाई अपॉन बी, और ये जो आपका पीरियड है दिया हुआ वो है पाई। तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बी। बी आप ऊपर ले जाएंगे, पाई नीचे ले आएंगे, तो 2 पाई अपॉन पाई से आपका बी का आंसर आ जाएगा 2। बी इज इक्वल टू 2, सही है। और सी आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व होती है, जो मिडल लाइन होती है, मिडल लाइन आपको नजर आ रही है, डॉटेड बनी हुई भी है, एंड दैट इज 3। सही है। इसने तो मैक्सिमम भी लाइन बनाई है, मिनिमम भी लाइन बनाई है, और एक्सिस पे भी लाइन बनाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं होती, सिर्फ स्केच जरूरी होता है अगर आप बना रहे हैं तो सी की वैल्यू हो जाएगी एक्सिस ऑफ द कर्व विच इज 3। तो ये कोई मसला नहीं था, A6 C3। और ए के लिए लेकिन केयरफुल होना है, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट, कि ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो 6 है, बट ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो वो देखें साइन का ग्राफ है, और वो पहले ही ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो वैसा ही शेप नजर आ रहा है। अगर नीचे जाके ऊपर आता तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ना, तो A B और C की वैल्यूज रखने के बाद एक दफा कैलकुलेटर उठा के उसमें इक्वेशन टाइप करें, 6 sin 2x + 3। आप कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जाएं, और टेबल ऑप्शन में जाने के बाद स्टार्ट 0 एंड 360, और स्टेप आप डालेंगे 90 होता है, 90/45। उसके बाद आप जरा ट्राई करें कि आपके यही पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, या कुछ और आ रहे हैं। अगर 6 sin 2x + 3 से सही काम नहीं हो रहा, इसका मतलब -6 sin 2x + 3 लेने की जरूरत है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको कभी ए की वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो तो। वैसे तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर माइनस होता, और अगर जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो फिर नॉर्मल पॉजिटिव है। लेकिन एक दफा क्रॉस चेक करने के लिए इक्वेशन टेबल ऑप्शन में जाके इक्वेशन टाइप करके स्टार्ट और एंड और स्टेप डाल के आप देख सकते हैं कि क्या वही शेप बन रहा है, आपका टेबल भी वही वैल्यूज बता रहा है जो यहाँ बनी हुई है। तो ये क्रॉस चेकिंग करने का तरीका आपको बता दिया, सही है जी। तो ये स्केचिंग के बेसिस पर ABC की वैल्यूज थी। 3 नंबर होंगे इसके, A B और C के A B और C की जो आपने आंसर्स दिए हैं उसके 3 नंबर होंगे, हर किसी का 1 नंबर होगा। पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई फॉर विच y इक्वल्स टू 0। Find the smallest value of x in the interval 0 to 2 pi for which y equals to 0। तो y equals to 0 है आपका। अब y equals to 0 का मतलब होता है x इंटरसेप्ट। ये बात आपको पता होना चाहिए कि y x equals to 0 कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। 4 आंसर्स हैं, 1 2 3 और 4। इसमें आपको x की स्मॉलेस्ट वैल्यू देनी है, इसका मतलब आपसे ये वाली पूछी जा रही है। y0 का मतलब होता है x इंटरसेप्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जहां कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है। तो 4 रूट्स आपको नजर आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, बट आपको पहला वाला देना है। तो यहाँ इक्वेशन सॉल्विंग करेंगे, जैसे कि इक्वेशन सॉल्विंग करने का हक है, जिस तरह से हमने सीखी इक्वेशन सॉल्विंग। बस एक फर्क है, कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड पे नहीं बल्कि रेडियन मोड पर होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि पूरा सवाल जब आपने डोमेन देखा उसकी बेसिस पर ही आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर चला जाना चाहिए। उसके बाद आप आए, आपने इक्वेशन तो आपके पास आ चुका था 6 sin 2x + 3। वाई इक्वल टू 0 है, वाई आपका आ चुका है, 6 sin 2x + 3 आ चुका है, उसको आपने इक्वेट टू 0 कर दिया। जैसे इक्वेट टू 0 किया, sin 2x को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, +3 वहां जाएगा, 6 क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू -3/6। 3 और 6 आपके कैंसिलेशन हुई, 1/2। तो sin 2x इक्वल टू -½ sin 2x आपका -½ हो गया। साइन ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। साइन ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब ये बात आपको पता है ASTC रूल के मुताबिक साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। आपने क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफिकेशन की, अब सारे स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स इन विच द एंगल लाइज। और एंगल यहाँ पर x नहीं है, थीटा भी नहीं है, बल्कि 2x। तो 2x लाइज इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर आपने एक स्टेप होता है डोमेन चेंजिंग। आपका डोमेन 0 से लेकर 2 पाई तक है, 2 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट,
तो 0 से लेकर 4 पाई तक डोमेन हो गया। न्यू डोमेन है 0 to 4 पाई। ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप होता है फाइंड द बेसिक एंगल, एंड फॉर फाइंडिंग द बेसिक एंगल जो एंगल होता है उसको भी इग्नोर करते हैं, पूरे एंगल की जगह अल्फा लिखते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। साइन इनवर्स हाफ किया, बेसिक एंगल आ गया, लेकिन आपने कैलकुलेटर में क्योंकि रेडियन मोड किया हुआ होगा तो आपका रेडियन में ही आ रहा होगा बेसिक एंगल, एंड दैट इज पाई/6। क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन, डोमेन चेंजिंग, बेसिक एंगल, 3 स्टेप्स डन। चौथा स्टेप है आंसर्स देना, लेकिन आंसर एक्स के डायरेक्टली नहीं आएंगे, आंसर्स आएंगे जो यहाँ लिखा हुआ है एंगल, एंगल 2x लिखा हुआ है तो आंसर 2x के आएंगे। तो 2x का जो पहला आंसर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो 2x का पहला आंसर होगा पाई+अल्फा। अच्छा, नॉर्मली 180+अल्फा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेडियन में है, पहले क्वाड्रेंट में अल्फा होता है तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, दूसरे में 180 माइनस अल्फा होता है तो पाई-अल्फा, तीसरे में 180+अल्फा होता है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, 180+अल्फा होता है तो पाई+अल्फा। चौथे क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा होता है तो 2 पाई-अल्फा। इसी तरह क्लॉकवाइज में आ रहे होते हैं तो पहले फोर्थ में माइनस अल्फा होता है, वो अपनी जगह रहेगा। थर्ड में आते हैं तो -180+अल्फा होता है तो यहाँ -पाई+अल्फा हो जाएगा। फिर जब सेकंड में जाते हैं तो -180 माइनस अल्फा होता है तो ये -पाई-अल्फा हो जाएगा। फोर्थ में आते हैं तो -360+अल्फा होता है तो -2 पाई+अल्फा हो जाएगा। सही है, तो मैंने पाई की टर्म्स में आपको सब बता दिया, क्योंकि हमने शायद डिग्री की टर्म्स में याद किया हुआ था। तो रेडियन की टर्म्स में मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, अल्फा 180 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा पाई+अल्फा, सॉरी अल्फा पाई-अल्फा, पाई+अल्फा, 2 पाई-अल्फा। और क्लॉकवाइज के लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्लॉकवाइज के वर्जन आ जाएंगे, लेकिन क्लॉकवाइज के वर्जन होते हैं फोर्थ थर्ड, जो एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होता है, क्लॉकवाइज में उसी का माइनस फोर्थ थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट में होता है रिस्पेक्टिवली। भारत, तो हमने क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई किए, डोमेन चेंजिंग की, बेसिक एंगल निकाला। अब आपके पास 2 आंसर्स आ गए, पाई+अल्फा एंड 2 पाई-अल्फा, पाई+अल्फा 2 पाई-अल्फा। अब क्यों मैंने 2 पाई माइनस, अच्छा लेने को तो मेरे पास बहुत बड़ा डोमेन था, ये तो मेरी पहली साइकिल थी खाली, ऐसी 2 साइकिल मुझे घूमनी थी, 2 साइकिल घूमता तो 4 आंसर आते। पाई+अल्फा का जो आंसर आता ना, ये पहली साइकिल का पहला आंसर होता। दूसरी साइकिल का पहला आंसर निकालने में आपको बताया था 360 ऐड करते हैं, तो रेडियन में 360 के बजाय आप 2 पाई ऐड करते। इसी तरह पहली साइकिल के दूसरे आंसर में अगर 2 पाई ऐड करेंगे प्लस 2 पाई करेंगे तो दूसरी साइकिल का दूसरा आंसर आ जाएगा। सही, तो +360 के बजाय यहाँ +2 पाई करने की जरूरत होती है, बट हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने वाजे किया हुआ था कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। और आप खुद लॉजिकली सोच लें कि जितने बड़े बड़े आगे, जितना आगे जाएंगे उतने बड़े बड़े आंसर आएंगे, लिहाजा हमने सिर्फ पहला वाला आंसर लेना है, और पहला वाला आंसर मेरा है पाई+अल्फा। तो 2x इज इक्वल टू पाई+अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपकी पाई/6 है, पाई प्लस पाई/6 किया, आपका जो भी आंसर आया वो आंसर 2x का आंसर है। मैंने आपको बताया था एक्स का आंसर डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो आंसर 2x का है। 2x का आंसर निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आया है, आई गेस 7 पाई/6 आया होगा, उसमें 2 हमने डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 7 पाई/12। 7 पाई/12 आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एज पर द गिवन इंटरवल। ये आपका पूरा जो है एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जी जनाब, कॉपी कर लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दें कि इज इट डन एंड इज इट क्लियर टू एवरीवन।
अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5 पे जाने बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं इंशाल्लाह। गिवन दैट h इज इक्वल टू 41 माइनस साइन के टी वेयर h इज द हाइट इन मीटर्स एंड के टी इज मेजर्ड इन रेडियन। सबसे पहले आपका क्या रेडियन मोड पर होना चाहिए। अच्छा, अब होता ये कि ये बाकायदा पास पेपर के अंदर कुछ सवाल आप करेंगे ना, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट आपका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालने का भी होता है। तो मैंने उसी पास पेपर के सवाल में से शायद इस तरह का सवाल मौजूद है पास पेपर में, उसमें से मैंने सिर्फ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज वाला पार्ट चूज किया है। बाकी वाले पार्ट्स पास पेपर के सवाल में ही आप डील करेंगे। सिर्फ ये बताने के लिए कि देखें, अगर आप रेंज यूजुअली देना चाहते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि आप रेंज कैलकुलेटर से भी दे सकते हैं, तो मैंने आपको ये बात एक दफ़ा मेंशन की थी कि हर दफ़ा कैलकुलेटर वाली चीज़ काम नहीं करती। हर दफा वैसे 99% केसेस में, 95% प्लस केसेस में आप रेंज कैलकुलेटर से दे सकते हैं। कैसे? टेबल ऑप्शन में जाएंगे, स्टार्ट एंड स्टेप डालेंगे, जो स्केच के लिए वैल्यूज आएंगी उसी में से सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू उठा के दे देंगे, तो आपकी रेंज आ जाएगी। बट यहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास के की वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ सी प्लस ए, सी माइनस ए वाला काम आपको करना पड़ेगा, या लॉजिकली आपको जो बताया था कि साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, तो आपने वो रखनी होती है। यहाँ आपका कैलकुलेटर वाला काम नहीं करेगा, यहाँ आपने मैनुअली सोचना होगा। और वो सी प्लस ए, सी माइनस ए तो आया इसी लॉजिक के बेसिस पर था ना, कि पूरे साइन एंगल या पूरे कॉस एंगल की जगह -1 लेंगे तो लीस्ट आ जाती है सी माइनस ए, और पूरे साइन एंगल कॉस एंगल की जगह 1 लेते हैं तो मैक्सिमम आ जाती है, यानी कि सी प्लस है। तो यहाँ पर आप देखें कि के मौजूद नहीं है, लेकिन आपको उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। पूरा साइन एंगल, ये बात हम जानते हैं कि साइन के टी है, कुछ भी हो एंगल, ये जो है -1 से 1 के दरमियान ही होता है। साइन के टी लाइज बिटवीन -1 and 1। इस पूरे साइन के टी की जगह एक दफा -1 रख देंगे, एक दफा पूरे साइन के टी की जगह 1 रख देंगे। यही मैंने किया कि जब मैंने पूरे साइन के टी की जगह 1 रखा तो मेरे पास 0 आ गया, और जब पूरे साइन के टी की जगह मैंने -1 रखा तो मेरे पास 80 आ गया। अब देखें, ग्रेटेस्ट रखी मैंने तो लीस्ट आ गई, और लीस्ट रखी तो ग्रेटेस्ट आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन का कोएफिशिएंट नेगेटिव था। साइन का कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से लीस्ट पे ग्रेटेस्ट आ रही है और ग्रेटेस्ट पे लीस्ट आ रही है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 वो सो सिंपल, इसमें सिर्फ लीस्ट और ग्रेटेस्ट निकालनी थी, बस काम ये था। इसको एग्जाम्पल को मिलाया इसलिए था, ये बताने के लिए कि देखें, यहाँ आपको जो है कॉन्सेप्चुअली साइन और कॉस की जगह पे, कॉस हो या साइन हो, जो है उसमें आपको, क्योंकि टेन के केस में तो आपको पता है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर तक मामला चला जाता है, और यहाँ डोमेन भी नहीं दिया हुआ, डोमेन भी नहीं दिया हुआ ना कि कहाँ से कहाँ तक। तो जब डोमेन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आपकी एजम्पशन ये होगी कि भाई एक साइकिल मुकम्मल होगी, और एक साइकिल मुकम्मल होने की वजह से आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों निकालने के लिए सी प्लस ए, सी माइनस ए, या फिर वही बात सी प्लस ए, सी माइनस ए आया कैसे है भाई? आया ऐसे है कि पूरे साइन एंगल, एक तो लॉजिकली आपको बताया था कि एक्सिस में एम्पलीट्यूड प्लस कर दें या एक्सिस में एम्पलीट्यूड माइनस कर दें तो ग्रेटेस्ट लीस्ट आ जाएगा। या आपको इतना बताया था कि पूरे साइन पूरे कॉस एंगल की जगह 1 रखेंगे, ए साइन बी एक्स प्लस सी होता है ना, ए साइन बी एक्स प्लस सी में 1 रखेंगे तो सी प्लस ए आ जाता है, और ए साइन बी एक्स में साइन बी एक्स की जगह -1 रखेंगे तो सी माइनस ए आ जाता है। तो लॉजिक यही है कि पूरे साइन एंगल की जगह, ये लॉजिक असल याद रखने वाली है कि साइन ऑफ एन साइन एक्स भी -1 से 1 के दरमियान होता है और कॉस एक्स भी -1 से 1 के दरमियान होता है। जब भी आपको साइन की कॉस की रेंज निकालनी हो और पूरी एक साइकिल बन रही हो, तो पूरे साइन एंगल की जगह -1, पूरे कॉस एंगल की जगह भी -1, अगर मिनिमम निकालनी है। या बाज़ औक़ात मिनिमम रख के मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम रख के मिनिमम आता है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए एक दफा -1 रखते हैं, एक दफा 1 रखते हैं। ये बात आप याद रख लें, सही है? तो फिर आप कैलकुलेटर की मोहताजी से भी बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेटर चाह के भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि के की वैल्यू आपके पास नहीं है। जनाब, क्या ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्लियर हो चुका है? एक्नॉलेजमेंट दे दें। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज रह गई है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आइडेंटिटी। ये दो चीजें रह गई इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल यहाँ लाने की वजह ये थी, और ये जो एग्जांपल मैंने बनाया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हैं।
एक सवाल जिसमें इतनी सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन की कवर्ड हो, ऐसा सवाल तो मैंने अब तक पासवर्ड में देखा भी नहीं। तो ये मैंने खुद से बनाया है। इसमें मैंने काफी सारी चीजें टेस्ट करने के लिए, काफी चीजें रिकॉल करवाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया कि भाई टफेस्ट एंड पे भी कभी कोई चीज हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल बनाया। ऐसे सवाल पासवर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, पासवर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये बताना जरूरी था कि जब उसने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस के अंदर उसने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसने ये बताया है कि ये जो मैं ट्रांसलेशन या रोटेशन या रिफ्लेक्शन या जो है वो स्ट्रेच जब मैं दूंगा, तो उसमें कोई भी किस्म का फंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है, बी एट क्वाड्रेटिक फंक्शन, बी एट लीनियर फंक्शन, बी एट रेसिप्रोकल फंक्शन, बी एट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी उसमें खास जिक्र है। लिहाजा जब ट्रांसफॉर्मेशन अब कर रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन के चंद सवाल हमने ऐसे देखे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट ट्रिग्नोमेट्री की नहीं थी। लेकिन अब जो है कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पास में लेटेस्ट 2020 ऑनवर्ड्स जब आप देखेंगे, तो उसमें ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल आपको नजर आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो वो सवाल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो मैंने कंपाइल ही ट्रांसफॉर्मेशन के वो मैंने कंपाइल ही ट्रिग्नोमेट्री के पार्सेबल के साथ किए। तो पहले आपको नजर नहीं आए ट्रांसफॉर्मेशन के वो सवाल, ट्रांसफॉर्मेशन के वो सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एस्पेक्ट शामिल है, वो आपको अब लेटेस्ट पार्सेबल की कंपाइलेशन में ट्रिग्नोमेट्री के पार्सेबल में नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए ये एक रिकॉलिंग भी है, और इंशाल्लाह ये बताना भी है कि इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको वजाहत कर दी। सवाल देख लेते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो हमेशा ना ओरिजिनल ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को बेंचमार्क बनाते हैं। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिखाया था कि अगर एक फंक्शन है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्राफ है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका ग्राफ बना हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप नोट करें, उसके कोऑर्डिनेट्स में आप ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से चेंजिंग करें, और फिर नए कोऑर्डिनेट्स पहले निकालें, फिर उन नए कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें। तो कोऑर्डिनेट्स, या फिर अगर आपको बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्राफ बना हुआ है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्राफ बना हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, और कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके फैसला करें कि आखिर इसमें क्या हुआ। क्योंकि अक्सर बच्चे डायरेक्ट जज करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट जजमेंट कुछ से हो जाती है, कुछ से नहीं होती। क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राफ वाला पार्ट है, इसमें हमने देखा है कि कमजोरी काफी रहती है। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं कभी, और कुछ बच्चे जो कभी कर लेते हैं वो कभी नहीं भी कर पाते। तो इसमें हमेशा सही मानों में डिटरमिन करने का तरीका ये हो सकता है कि आप हमेशा बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ बना हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करें, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ बना हुआ है उसके भी कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करें, उसके उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करें ताकि कोई हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका पता लग जाए, वाई कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करें, और ताकि कोई वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पता चल जाए, और अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन को बयान कर दे। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्राफ बना हुआ होता है, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखी भी होती हैं, और आपको कहता है आफ्टर दीज ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ अ न्यू ग्राफ। तो फिर आपने क्या करना होगा कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप नोट करेंगे, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होंगी उसको आप लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब एक्स को अफेक्ट कर रही है, या वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वाई को अफेक्ट कर रही है, आप अफेक्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में चेंजिंग करने के बाद नए कोऑर्डिनेट्स आप खुद निकालेंगे मैनुअली, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के, और जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे जब उनको प्लॉट करेंगे तो आपका नया ग्राफ आ जाएगा। तो दोनों ग्राफ्स हो और ट्रांसफॉर्मेशन बयान करनी हो, या आपके पास ग्राफ हो ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपको नया ग्राफ बनाना हो, दोनों किस्म से आप सवाल जो है वो फेस कर सकते हैं। लिहाजा आपका माइंड इस हवाले से बना हुआ होना चाहिए। जब आप सवाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। 2020 तक 2019 तक नवंबर तक तो आपको ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा, 2020 ऑनवर्ड ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में 2020 से आया है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका था। अच्छा जी, अब यहाँ हम सवाल देख लेते हैं। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर 0 to 360 डिग्री। अब आपको सबसे पहले कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ वाई को साइन एक्स। अब मैंने बनाया नहीं है, हाँ यहाँ मैंने स्केच जो है वो छोटा सा बना लिया है, क्योंकि ये बात हमने स्केच तो ये वाला पहले हमने अच्छी तरह तफसीलन देख लिया है। 0 पे 0 है, 90 पे आपका जो है वो 90 पे आपका जो है वो 1 है, और फिर उसके बाद 180 पे 0 है, 270 पे आपका -1 है, एंड इस तरह का आपका ग्राफ बन जाता है। सही है, ये मैंने बिल्कुल रफ बनाया हुआ है, इसलिए आप देख लें, इस तरह का आपका साइन ग्राफ बन जाएगा। तो पहला पार्ट तो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, आगे आ जाते हैं। द ग्राफ ऑफ वाई टू एफ एक्स
is transformed to the graph of y equals to 2f 2x minus 30 plus 3। नॉर्मली 2 ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, 3 भी हो सकती हैं, यहाँ 4 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने एक इक्वेशन बनाया है जिसके अंदर 4 ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन के बाद आपने नया ग्राफ स्केच करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम किस तरह से देखेंगे, ये आप जज करेंगे क्या क्या है। और मैंने आपको यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात भी रिकॉल हो जाएगी। तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या बताया था वो भी एक दफ़ा आप अच्छी तरह से रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये की थी कि अगर y इक्वल टू 2f 2x माइनस 30 प्लस 3 है, मिसाल, सही है, y इक्वल टू 2f 2x माइनस 30 प्लस 3, ये आपका जो है वो इक्वेशन है। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है तो उसका कोई मसला नहीं, पहले हॉरिजॉन्टल कर लें पहले वर्टिकल कर लें, कोई मसला नहीं। बट अगर 2 हॉरिजॉन्टल हैं या 2 वर्टिकल हैं, तो 2 वर्टिकल में किस ऑर्डर में है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 वर्टिकल भी अगर मल्टीप्लाई वाली है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में माइनस मल्टीप्लाई होता है, स्ट्रेच में एक नंबर मल्टीप्लाई होता है। दोनों अगर ये दोनों हैं तो फिर भी मसला नहीं है, रिफ्लेक्शन पहले कर लो या स्ट्रेच। लेकिन अगर एक मल्टीप्लिकेशन वाली है और एक एडिशन वाली है, मतलब एक ट्रांसलेशन है और एक रिफ्लेक्शन है, या एक ट्रांसलेशन है और एक स्ट्रेच है, तो ट्रांसलेशन मर्ज्ड विद रिफ्लेक्शन है या ट्रांसलेशन मर्ज्ड विद स्ट्रेच, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। तो मैंने आपको ये बताया था कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एज यूज्ड इन अरिथमेटिक, मतलब बॉडमास वाली जो सीक्वेंस है उसमें हमें तो ये दो ही देखने, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, क्योंकि एडिशन के जुमरे में सब्ट्रैक्शन शामिल हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन के जुमरे में डिवीजन शामिल हो जाता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों की बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन का जो ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर एडिशन। तो ऑर्डर क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी, किसमें, वर्टिकल में पहले ये होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक। इसका मतलब उसमें पहले एडिशन होगी नंबर 1 पे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी नंबर 2 पे। तो वर्टिकल के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, हॉरिजॉन्टल के लिए पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। थोड़ी बात याद आ रही है, रिकॉल हो रही है, ये मैंने बातें बताई थी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, कुछ याद आ रहा है? मुझे पता चले ना कि मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा, बच्चे भी कुछ सुन रहे हैं बात, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉल कर लीजिएगा, सही है, रिकॉल करेंगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन के वो सवाल जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आएंगे तो वो आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। सही है, बिल्कुल सही। नीड टू रिवाइज ट्रांसफॉर्मेशन, जरूर रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह काम आएगा। सही है, अच्छा आप देखें, अब यहाँ आप देखें, तो सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल पे फोकस कर लेता हूँ, सही है, तो आपका एफ एक्स था 2f(x+3) हो गया। ये भी वर्टिकल है, पूरे फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी वर्टिकल है, पूरे फंक्शन में 3 ऐड हो रहा है। तो 2f(x+3) में मुझे बताएं, पहले मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा फिर 3 ऐड होगा, या पहले 3 ऐड होगा फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी, या पहले एडिशन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये बता। बिकॉज दिस इज वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया भी था क्या होगा पहले। एवरीवन टू पार्टिसिपेट। वेरी गुड ईसा, वेरी गुड हसन, और भी बताएं, बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें, बाकी सब सो रहे हैं, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। वेरी गुड हसन, वेरी गुड। पहले क्या करना है, सबने पार्टिसिपेशन करनी है ना, डंडी मार रहे हैं आप लोग, नाम लेना पड़ेगा फिर मुझे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, जबरदस्त। इसका मतलब पहले पहले जो है आपका एफ एक्स जो है 2f(x) बनेगा, फिर 2f(x+3) बन जाएगा। पहले एफ एक्स जो है 2f(x) बनेगा और फिर 2f(x+3) बन जाएगा। सही है जनाब, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं तो एफ एक्स था ना, तो अब पहले f(2x) होगा फिर -30 होगा, या पहले एफ एक्स जो है f(x)-30 होगा और फिर f(2x)-30 होगा। मतलब पहले एडिशन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, या पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी, क्या होता है भाई, फर्स्ट एडिशन और फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड हसन, पहले एडिशन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यही बात है कि पहले पहले जो है एफ एक्स जो है वो x -30 से रिप्लेस होता है। तो पहले एडिशन हो जाती है, तो ये माइनस जो है वो एडिशन के जुमरे में आ जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक कैटेगरी मान लें आप। उसके बाद पहले x को x-30 से रिप्लेस किया जाता है, और फिर x को 2x से रिप्लेस किया जाता है, तो 2x-30 आता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट x की हो रही होती है। तो यही बातें मैंने सारी लिखी हुई हैं,
किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। पहले दोनों हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे, देखें पहले दोनों हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल अगर आप करते हैं ना तो पहले x-30 करते और फिर 2x-30 करते, मतलब पहले एडिशन वाली और फिर मल्टीप्लिकेशन वाली। लेकिन और फिर बाद में वर्टिकल कर लेते, तो वर्टिकल में पहले मल्टीप्लिकेशन वाली फिर एडिशन वाली, ये भी कर सकते थे, बट मैंने पहले वर्टिकल को डील कर लिया। तो मैंने कहा पहले एफ एक्स जो है चेंज देखें, पहले एफ एक्स जो है 2f(x) बना, फिर 2f(x) जो है 2f(x+3) बन गया। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाली फिर एडिशन वाली, नॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशंस, बिकॉज दिस इज वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जब ये 2f(x) और 2f(x+3) तक पहुंच गए थे, अब x में चेंज करने की बारी है। तो पहले x को x-30 से रिप्लेस किया, मतलब एडिशन की, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज हो गई। और फिर उसके बाद जो है x-30 को 2x से रिप्लेस किया, मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज की। तो वर्टिकल में पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, हॉरिजॉन्टल में पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। ये एम ए जो है ये वर्टिकल के लिए है, और ये जो ए एम है ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। अब बयान भी करना भी आपको आता है। 2f(x) हुआ है तो पूरा फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इट्स स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 2। फिर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो 2 का मल्टीप्लाई होना है ये किसे अफेक्ट कर रहा होता है। स्ट्रेच आपको पता है, स्ट्रेचिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन होती है। स्ट्रेचिंग जब होती है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड अफेक्ट हो रहा होता है। देखे ना, स्ट्रेच ग्राफ इतना सा था, पतला सा था, सो हमने स्ट्रेच कर लिया, तब वो उसकी जो एक्सिस के दरमियान और मैक्सिमम के दरमियान और एक्सिस तो मिनिमम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। स्ट्रेचिंग की वजह से डिस्टेंस बढ़ गई, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। तो स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन अफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड। अच्छा, फिर +3 है, पूरा वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन +3 का मतलब ऊपर जाना, -3 का मतलब नीचे आना, ये बताया आपको बात। तो +3 है, इसका मतलब पूरा ऊपर जाएगा। जब पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा तो एक्सिस भी ऊपर जाएगी। तो सोचें जो भी एक्सिस होगी वो अफेक्ट हो जाएगी और 3 से ऊपर चली जाएगी। पूरा ग्राफ ही ऊपर जाएगा तो एक्सिस क्यों नहीं जाएगी, एक्सिस भी ऊपर जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि इट्स अफेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द कर्व, अफेक्ट्स एक्सिस भी ऊपर जाएगी, पूरे ग्राफ को अफेक्ट हो रहा है तो पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा तो एक्सिस भी 3 यूनिट्स ऊपर चली जाएगी। तो आपको पता है एक्सिस होती है, आउटर नंबर जो होता है वो एक्सिस होती है, और यहाँ आउटर नंबर में ही +3 हो रहा होगा, इसका मतलब एक्सिस में चेंज आएगा। मिसाल है, अगर sin x+2 होता और पूरे फंक्शन में 3 ऐड कर देता तो sin x+5 हो जाता। इसका मतलब एक्सिस y=2 के बजाय y=5 हो जाती, 3 से ऊपर चली जाती, एक्सिस ऑफ द कर्व चेंज हो जाती है। वर्टिकल ट्रांसलेशन से एक्सिस ऑफ द कर्व में चेंज आ जाता है। तो वर्टिकल स्ट्रेच से एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है, वर्टिकल ट्रांसलेशन से एक्सिस पे फर्क पड़ रहा है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि अब x में चेंज की थी, x में x-30 किया था। अब आपको x का उसूल बताया था कि अगर माइनस हो रहा है तो राइटवर्ड मूवमेंट है, जहन में आता है लेफ्ट, लेकिन करना क्या है, राइट, उल्टा चलते। तो x-30 है तो 30 से हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी राइट की तरफ, और प्लस होता तो लेफ्ट जाते। तो -30 है तो राइटवर्ड जाएंगे, तो इसलिए ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 30, ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 30, ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 30। उसके बाद फिर आप जो है जब x-30 को 2x-30 किया तो x का कोएफिशिएंट जो 2 आया है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि स्ट्रेच फैक्टर रेसिप्रोकल होता है इस नंबर का, x में सब काम उल्टा हो रहा होता है, माइनस पे राइट जाते हैं और प्लस पे लेफ्ट जाते हैं। और मल्टीप्लीकेशन में स्ट्रेच फैक्टर जो है वो डिवीजन में आ रहा होता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल आ रहा होता है। तो अगर 1/2 है तो 2 आएगा, 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 1/2, 2/1 था x का कोएफिशिएंट, उसका रेसिप्रोकल 1/2 स्ट्रेच फैक्टर होगा। सही है। अब ये जो x का कोएफिशिएंट 2 ये क्या करता है भाई, ये आपको पहले ही पता है कि ये स्टेप को भी अफेक्ट कर रहा होता है। जो आपको पता है स्ट्रेच इन x डायरेक्शन है और स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, इसका मतलब कंप्रेसिंग हो रही होगी। ये भी आपको बताया था कि अगर स्ट्रेच फैक्टर 0 से 1 के दरमियान है तो आपका ग्राफ कंप्रेस हो रहा होता है, और 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो रहा होता है। तो यहाँ कंप्रेस डिफाइन करने में हम कंप्रेस का वर्ड नहीं कहेंगे, डिफाइन करने में हम स्ट्रेच ही कहेंगे, बट उससे अफेक्ट हो रहा होता है आपका, मतलब कंप्रेसिंग हो रही होगी क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर 1 से छोटा है, 0 से 1 के दरमियान। अच्छा, कंप्रेस हो रहा होगा तो सोचें ज्यादा साइकिल, उसी डोमेन में ज्यादा साइकिल्स बनेंगी, तो ज्यादा पीरियड छोटा हो जाएगा आपका, और साइकिल्स आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स उस गिवन डोमेन में बढ़ जाएंगी क्योंकि पीरियड छोटा हो जाएगा, और स्टेप भी आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि कंप्रेस हो। तो यही बात लिखी हुई है कि ये जो वर्टिकल स्ट्रेच जो है ये आपका एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करता है, वर्टिकल ट्रांसलेशन आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व को अफेक्ट करती है, और इसके अलावा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जो है ये तो सिंपल है, ये राइट लेफ्ट को राइट या लेफ्ट ग्राफ शिफ्ट होता है, राइट या लेफ्ट जाता है इसकी वजह से ग्राफ, ग्राफ शिफ्ट राइटवर्ड्स
एंड दिस डेफिनेटली अफेक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन है। और जो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, कंप्रेस हो रहा होगा या स्ट्रेच हो रहा होगा, उस केस में ये आपके किसको अफेक्ट करती है, आपके स्टेप को और पीरियड को अफेक्ट करती है, ये बात हमें पता है। सही है। तो अब हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि हमने जो है सारी ट्रांसफॉर्मेशन बयान कर दी। तो पार्ट 2 में मुझे कह रहा था डिस्क्राइब ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन बयान कर दी और सबके मैंने इम्पैक्ट भी बता दिए कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इसका चौथा चारों का क्या इम्पैक्ट। थोड़े कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो गई और रिकॉर्डिंग भी हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि बहुत जरूरी थी बिफोर यू मूव ऑन टू दोज क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन विच ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व। सही है। तो पार्ट नंबर 1 मुकम्मल, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में मुझे बताएं सारी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई। पार्ट 3 की अभी डिस्कशन मैंने नहीं की है, पार्ट 2 तक बताएं, यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, पार्ट 3 में कह रहे हैं हैंस स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2f 2x माइनस 30 प्लस 3। मैंने आपको कहा था स्केचिंग के लिए डोमेन को हम वही फॉलो करते हैं जो डोमेन दिया हुआ है, और हम नए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब होता क्या है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही हो ना, तो टेबल ऑप्शन में जाने से ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप बगैर टेबल ऑप्शन के काम करें। टेबल ऑप्शन में ना कंफ्यूजन के चांसेस है, क्योंकि स्टार्ट एंड सब अफेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही होंगी ना, तो ओरिजिनल ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो आप वो टेबल फंक्शन में जाके बेशक निकालना चाहे निकाल सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको याद नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्टार्ट एंड करके आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका इक्वेशन आपके पास आया है ना, उसमें आप स्टार्ट एंड स्टेप डालेंगे ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए ये जो हैंस का लफ्ज लिखा हुआ होता है, हैंस स्केच, ये इसीलिए लिखा हुआ होता है कि आप जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बयान की हैं उनकी बेसिस पर आप स्केच करें। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि क्योंकि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास स्केच ऑलरेडी उसने बनवाया हुआ था, इसके लिए आप टेबल ऑप्शन में जाके प्लॉटिंग कर सकते थे। तो आपने जब टेबल ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल कर लिया, अब आपके पास बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स आते हैं। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, तो मैंने लिख रहा हूँ 0,0 है, 90,1 है, 180,0 है, 270,-1 है, 360,0। 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट्स बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वर्टिकल को डील करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट्स में चेंजिंग आएगी। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट्स में चेंजिंग आएगी तो आपको मैंने पहले बताया था कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर आपकी एडिशन होती है। तो क्या करोगे, हर वाई कोऑर्डिनेट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हर वाई कोऑर्डिनेट में +3 करोगे। पहले वर्टिकल को डील कर रहे हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा। वाई कोऑर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वाई कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा। ये बात तो हमें पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन में बता दी गई। अब क्योंकि ये वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाई कोऑर्डिनेट्स को अफेक्ट करेगी, राइट? इट विल अफेक्ट द वाई कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, then every y coordinate will be added by 3. First we have to multiply the y coordinates by 2, and then we have to add 3 to the y coordinates. We have to do both the things, दोनों चीजें करनी है। y coordinate को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और y coordinate में 3 को ऐड भी करना है, बट सीक्वेंस क्या होगी, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो do not find the coordinates using your calculator, rather because it's based on transformations. So always remember a tip, that before transformation wala graph you can use your calculator to draw that, but once you have the coordinates of the original graph, just jot them down, and based on the transformations change those coordinates and get the new graph. Best solution ever. सही है जनाब। तो आप क्या करेंगे, आप देख लें। तो आपने क्या किया, बिफोर आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0, ये मैंने 5 कोऑर्डिनेट्स थे। अब आप क्या करेंगे, पहले y को चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई एवरी y कोऑर्डिनेट बाय 2 एंड ऐड 3 टू इट। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 and then +3, you'll get 3. Then the second y coordinate is 1, so 1 multiplied by 2 plus 3, 2 plus 3 is 5. Then it's 0, so 0 becomes 3 जैसे कि यहाँ बना था। Then it's -1, तो -1 multiplied by 2 plus 3, so -1 into 2 is -1, -2, -2 plus 3 is 1, then 0 आपका 3 बनता है। तो all the y coordinates multiplied by 2 and added and 3 added to them, तो आपके पास सारे नए y coordinates आ गए। So for x coordinates what you have to do is, first you have to add and then you have to multiply, remember? But करेंगे क्या, ये देखें, ऐड तो करना है लेकिन
हाँ ऐड ही करना है, वैसे -30 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन बयान कर ली है ना, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट में 30 को आपने क्या करना होगा, तो क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो 30 को आपने ऐड करना होगा। हालांकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है बट आपने एडिशन, मैंने कहा था ना एडिशन के जुमले में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाती है, तो वो ट्रांसलेशन वेक्टर बताएगा। ट्रांसलेशन वेक्टर कॉलम वेक्टर आपको बता रहे हैं 30 राइट जाना है, तो हर एक्स कोऑर्डिनेट में 30 प्लस करेंगे, पहले 30 ऐड करेंगे, फिर हर एक्स कोऑर्डिनेट को हाफ करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के जुमले में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों आ जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ कह लें या डिवाइड बाय 2 कह लें, एक ही बात। मल्टीप्लाई बाय हाफ या डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात है। 30 मल्टीप्लाई बाय हाफ या 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। So what, but you have to do what? First addition and then multiplication. So 30 added and then multiply by half. Yeah, divided by 2 कहने उसको. So let's do that. X coordinate 0 था, 0 में आपने 30 ऐड करना है, तो 0 plus 30, 0 plus 30 and then half से multiply करना है तो 15. 0 plus 30 is 30, 30 multiplied by half is 15. Then 90 plus 30 is 120, 120 into half is 60. Then 180 plus 30 is 210, 210 multiplied by half is 105. 270 plus 30 is 300, 300 into half is 150. 360 plus 30 is 390, 390 multiplied by half is 195. So you have got all the new x coordinates. Now I have not picked up the calculator yet, right? अच्छा, अब आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, बट आपको पता है कि बिफोर आपके पास एक ही साइकिल थी, अब आपके पास एक से ज्यादा साइकिल्स होंगी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये x की जगह 2x हो चुका है, तो दो साइकिल्स बननी है आपकी। पहले 0 से 360 में एक साइकिल बन रही थी, अब 0 से 360 में आपकी दो साइकिल्स बनेंगी। 0 से 360 में आपकी एक साइकिल बन रही थी पहले, अब आपकी 0 से 360 में दो साइकिल्स बनेंगी। तो अब क्या करूं, तो अब एक काम करें, 15, 60, 105, 150, 195 तक तो आ गया ना। अब आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। स्टेप चाहिए था ना आपको, स्टेप जैसे आपका नॉर्मल 90 होता है ना, तो यहाँ 90 डिवाइड टू 45 का स्टेप है, देख लें आप। तो 15 पे अगर एक है तो 60 पे है, 105 पे है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही, ये जरूरी है, क्योंकि हम जो ग्राफ देख कर आए उसमें ये चीज नहीं होती थी। हमने जो a साइन बी एक्स प्लस सी देखा था, उसमें हमने ये बी एक्स ब्रैकेट में देखा था, सी बाहर देखा था। विद इन द ब्रैकेट हमने कोई नंबर प्लस माइनस वाला इंपैक्ट देखा ही नहीं था, वो पहली दफा देख रहे, क्योंकि ये पहले कभी टेस्ट भी नहीं होता था, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीज आई है, और इसके बाद आपके फिर राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है ग्राफ। तो मैंने लिखा हुआ भी है कि इसकी वजह से, इस प्लस माइनस की वजह से ग्राफ शिफ्ट होता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। लेकिन इस वक्त क्योंकि +30 था तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये हमेशा आपके एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करता है, ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल की वजह से। तो अब मैं क्या करूं, तो अब करना ये कि डोमेन को तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो 0 पे भी मेरे पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अब टेबल ऑप्शन में जाना नहीं है, पहले तो ये समझ लो, टेबल ऑप्शन में नहीं जाना। टेबल ऑप्शन में नहीं जाएंगे, अब आप क्या करोगे, 0 पे आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो साइन 0 आप खुद से निकालो। साइन 0 निकालोगे, साइन 0 पे आपके पास, नहीं साइन 0 थोड़ी, ग्राफ का इक्वेशन तो बदल चुका है ना, रिवाइज इक्वेशन में तो निकालना पड़ेगा। तो रिवाइज इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे भाई। साइन एक्स था, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन एक्स हो गया, बस इसको फॉलो करना है ना। 2 मल्टीप्लाई किया, एक्स को 2x-30 से रिप्लेस किया और +3 किया, तो y को जो साइन एक्स था ये बन गया 2 साइन, रिवाइज इक्वेशन जो आपका बन गया वो है y इक्वल्स टू 2 sin 2x-30 +3। y इक्वल्स टू 2f(2x) था, तो ये बन गया y इक्वल्स टू 2 sin 2x-30 +3। अब आप इसमें जब आपको पता है 15 से लेकर 195 तक निकल गया, बट डोमेन तो 0 से 360 तक है। अब क्या करोगे आप, तो वैसे तो 45 ऐड करोगे, और 15 में 45 अगर मैं माइनस करूंगा तो फिर तो -30 पे पहुंच जाऊंगा। डोमेन तो 0 से 360 तक है, तो मुझे 0 पे निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड इट एट 0, 0 पे निकालते हैं। तो 0 पे निकालो, यहाँ इस इक्वेशन में मैनुअली डालो कैपिटल पे, 2 sin 2x is basically 0, 2 0 is 0, -30 +3. When you are going to calculate this, what value you are getting? 2 sin 0 -30 +3, what value are you getting? तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0 पे 2 आ रहा होगा, देख लें आप भाई। ये कोऑर्डिनेट्स तो आपने निकाल लिए ना। अब इसमें आपको नजर आ रहा है 45 का डिफरेंस आ रहा है, 45 का डिफरेंस आ रहा है। तो 45 का डिफरेंस करते करते 195 में 45 ऐड करेंगे, फिर 45 ऐड करेंगे, 45 ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह अगर पीछे जाना है तो 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ 45 सब्ट्रैक्ट करने पे -30 पे पहुंच जाएगा, जो कि डोमेन से बाहर है, और डोमेन तो आपने स्ट्रिक्टली स्केचिंग के लिए फॉलो करना होता है।
तो 15 में जब आप -45 करेंगे तो काम बनेगा नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप जीरो पे खुद से निकाल लो साइन जीरो, मतलब साइन जीरो नहीं, इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो डालो। एक्स की जगह से जीरो डालोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखें 15,3, 60,5, 105,3, 150,1, 195,3, 195,3 तक तो आपने निकाल ही लिए थे। सही है। अब ये आपको जीरो पे निकालना पड़ा क्योंकि -30 तक गेम जा नहीं रहा था, डोमेन से बाहर थी ये चीज। तो आपने जीरो पे 2 निकाल लिया, ये हो गया मुकम्मल। अब 195 तक आप पहुंच गए। अब क्या करोगे, 195 से आगे कैसे जाओगे, तो अब आप 195 में 45 ऐड करोगे, 240 पे आ जाओ। कैरेट पे आप डालो एक्स की जगह 240, 2 × 240 +30, सॉरी -30, 2 × 240, 2 × 240 -30, तो आपके पास 240 पे आंसर आ जाएगा 5। तो 240 के बाद आप 240 पे पहुंच गए थे, अभी इक्वेशन आप कंटिन्यू करोगे खुद से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो पे आपका 2 आएगा, ये आपने निकाल लिया। फिर आप मजीद कंटिन्यूशन करोगे तो 195,3 पे थे, अब 240 डालोगे तो 240 पे आपका 5 आ जाएगा। फिर आपने 45 प्लस किया, 285 पे निकालो। वैसे भी आपको लॉजिक पता है, निकाले बगैर भी काम कर सकते हो। क्या होता है भाई, एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम। एक्सेस एक्सेस तक पहुंच गए थे, अब मैक्सिमम में जाने की बारी थी, तो अगला 45 का स्टेप बढ़ाने के बाद मैक्सिमम में पहुंच गए, फिर 45 आगे जाने के बाद एक्सेस से पहुंच गए, फिर 45 बढ़ाने के बाद आप मिनिमम पे पहुंच गए। तो ये तो आपको पता है रूल। तो 285,5, नहीं 285,3 और 285 के बाद आप 45 प्लस करेंगे तो 330 पे पहुंच जाएंगे। 330 पे आपका मिनिमम आ रहा है 1। तो ये देखें, एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम, फिर एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम, ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और 45 का डिफरेंस आता जा रहा है क्योंकि स्टेप 45 है। अगर आप नोट करें तो स्टेप 45 है। अच्छा, फिर आप 330 में 45 का स्टेप डालेंगे ना, तो 330 + 45 375 हो जाएगा। 375 तो डोमेन से बाहर है, 375 तो डोमेन से बाहर है। अब 375 डोमेन से बाहर है तो उसको तो ले नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, 360 पे तो एंड करना है, तो 360 डाल लेते। तो 2 × 360 = 720। हालांकि ऑफिशियली 375 आ रहा था और वहां -30 आ रहा था, बट -30 और 375 डोमेन से बाहर थे, तो उसको हम ले नहीं सकते थे। तो हमें क्या करना था, जीरो पे और शुरू करना था और 360 पे एंड करना था। तो जीरो पे हमने जबरदस्ती एक्स डाल की जो वैल्यू आई थी निकाल ली। तो जीरो पे हमारा आंसर आ रहा है 2, और 360 डालने पे हमारा आंसर आ रहा है 360 डालने पे फिर 2 आ रहा है। जीरो पे भी 2 आ रहा है, 360 पे भी 2 आ रहा है, चेक कर। अच्छा, साइकिल आपकी 2 बननी चाहिए थी, आप देखें आपकी 2 साइकिल्स बन रही है। एक साइकिल तो ये पूरी बन रही है, सही है। एक ये पूरी साइकिल बन रही है। अच्छा, फिर अब देखें, एक साइकिल ये बन रही है, लेकिन ये पूरी आगे तक जाने का तो आधी बनी है, पूरा नहीं बना। तो जो हिस्सा आधा यहाँ रह गया था, वो हिस्सा यहाँ बना हुआ है। ये हिस्सा जो यहाँ बन सकता था, ये हिस्सा यहाँ बना हुआ है। तो जो हिस्सा यहाँ बना हुआ है वो यहाँ नहीं है। और तो बेसिकली इसको समझ लें, ये आपकी 1.5 साइकिल हो गई, ये आपकी पूरी 1 साइकिल हो गई, तो 2.5 साइकिल हो गई। 1 और 1.5, नहीं क्या कह रहा हूँ, पौनी, 1.75 एक साइकिल, 0.75 साइकिल, 1.75 साइकिल, और ये वाली मिला के सेकेंड साइकिल। तो अब ये भी देख लो कि आपका 0 से 360 का डोमेन है, अभी भी वही है। उसमें आपकी जो 2x की वजह से आपकी 2 साइकिल बननी चाहिए थी, तो आपकी 2 साइकिल बनी है। 1 साइकिल, फिर यहाँ तक आधी, तो 1.5, फिर ये पाव, तो 1.75, और ये वाला मिला के मजीद आधा, मजीद पाव बन गया, तो ये हो गए 2 साइकिल्स पूरी हो गई। सही है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सवाल था, और ऐसे मैंने कहा ना, इस तरह का पैटर्न का सवाल पास में भी हमने देखा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट खोलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की सारी चीजों को कवर करने के लिए, बस इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन द एक्स एक्सिस से जो है ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाती है, और रिफ्लेक्शन द वाई एक्सिस से राइट वाली लेफ्ट पे और लेफ्ट वाली राइट पर आ जाती है। तो वो तो हमें रिफ्लेक्शन का मसला नहीं है इंशाल्लाह, तो हम देख सकते हैं। ये भारत में मैंने काफी सारी चीजें जो है, सच क्वेश्चन ड्रोन का है ना, पास में आ रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल, ये तो मैं कह रहा हूँ। पास में इस तरह के सवाल आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, बट एग्जैक्टली इस तरह का सवाल कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ग्राफ बनाया और इस तरह से हमें प्लस माइनस करना हो, एग्जैक्ट सेम पैटर्न का चीज नहीं है। आगे पीछे प्लस माइनस चीजें मौजूद हैं पास पेपर के लेटेस्ट सवाल के अंदर। तो कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है सवाल पास पेपर में, समझ रहे हो।
ये वो चीज नहीं करवा रहा हूँ सिलेबस के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के एग्जैक्ट सवालात मौजूद, ये एग्जैक्ट इस तरह का सवाल मौजूद नहीं है, बाकी इसके करीब करीब चीजें मौजूद है। लेकिन जैसे इसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन थी, चारों को बयान करना था, फिर स्केच करना था, तो काफी सारे मार्क्स हो गए इसके, और टाइम भी अच्छा खासा लगता है। एग्जैक्टली ये मौजूद नहीं है, बट इससे प्लस माइनस मौजूद है, बट ये चीज इस तरह का रेप्लिका आ सकता है, इसलिए आपको मैंने करवा दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज मुझे पढ़ानी है, और फिर मेरी A2 की भी क्लास है, टाइम मिलेगा नहीं। जल्दी से मुझे डन एंड मतलब क्लियर की एक्नॉलेजमेंट दे दें और स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर जो है मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से कर लें सब। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आइडेंटिटीज पे। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझना जरूरी है, ये आखिरी एस्पेक्ट है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो रही है इंशाल्लाह। फिर मैं LMS पे सवालात भी अपलोड करूंगा, 500 तक के बहुत सारे सवालात मैंने करवाए हुए, 500 के सवालात को मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। और उसके अलावा जो है, फिर आप मजीद सवालात करके और अच्छे खासे सवालात करके लेकर आएंगे, और फिर जो मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसको डिस्कस करके इस टॉपिक को निपटाएंगे। मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आपने प्रॉपर रिव्यू करना होगा नोट्स को एक दफ़ा, उसके बाद 500 कूद जाना होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब कैरोटा अपने हाथ में रखिएगा, कुछ एक्टिविटी भी करवानी है। दो आइडेंटिटीज आपके सिलेबस का पार्ट है। आइडेंटिटीज आपको पता है वो होती है विच आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब अगर x+2 का होल स्क्वायर है एंड दिस इज आइडेंटिकल टू x² +4x+4, तो अब x की कोई भी वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे डालूंगा या x की कोई भी वैल्यू राइट साइड पे डालूंगा, तो आंसर दोनों साइड का सेम आएगा। x की कोई भी वैल्यू लेफ्ट पे डाल दो या राइट पे डाल दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर होंगे। अनलाइक एन इक्वेजन, जैसे अगर मिसाल है x+4 = 2x - 3 है, तो ये एक इक्वेजन है। अब x की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे डाल दूंगा, कोई भी राइट पे डाल दूंगा, तो बराबर नहीं आएंगे। कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी है जिसमें दोनों साइड बराबर होंगी। बट आइडेंटिटी में ऐसा होता है, दोनों साइड अगर आइडेंटिकल हैं, 3 लाइनें बनी हुई होती हैं, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू दोनों जगह डाली जाए तो आंसर सेम आता है। तो इसी तरह दो आइडेंटिटीज हमारी ASP1 के सिलेबस में मौजूद हैं, और ये दोनों आइडेंटिटीज MF19 फॉर्मूला शीट में मौजूद होती हैं। MF19 फॉर्मूला शीट अगर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं, जो हमेशा मेरी खुली हुई होती है, इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये आपकी फॉर्मूला शीट आ गई। अब देखिए, MF19 फॉर्मूला शीट जो है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आता है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो P3 के अंदर यानी कि A2 के अंदर आपके काम की हैं। लेकिन अभी आपके लिए ये दो आइडेंटिटीज आपके पास मौजूद है, एक ये वाली और एक ये वाली। cos² थीटा प्लस sin² थीटा आइडेंटिकल टू 1, एंड tan थीटा इज आइडेंटिकल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस यही दो आइडेंटिटीज हैं जो आपके काम की है ASP1 के लिए। P1 के लिए ये दो आइडेंटिटीज काम की है, तो यही यहाँ पर लिखी हुई भी है, इसको बस समझा रहा था। अच्छा जी, अब जरा इसको चेक करते हैं, वहाँ थीटा के कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, और कॉस स्क्वायर वहाँ पहले है, फिर साइन स्क्वायर है, मैंने साइन स्क्वायर पहले लिखा है, फिर कॉस स्क्वायर। फर्क क्या पड़ता है, 2+3 या 3+2 तो 5 ही होता है। अच्छा, अब इससे इस वाली एक से ना दो और वर्जन भी निकले हुए, जो लिखे हुए नहीं है लेकिन हमें यूज करने आने चाहिए, और हम कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, फिर आइडेंटिटी को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। एक आइडेंटिटी आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, जब मैं स्पेशल एंगल्स याद करवा रहा था, sin 30, 45 और 60, और cos 30, 45, 60 और tan। tan मैंने आपको बताया, tan ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन एंगल अपॉन कॉस एंगल। पहले इसको चेक कर लीजिए। तो क्या होता है, मिसाल है sin 30 निकालें, sin 30 अपॉन cos 30 कैलकुलेट करें, और फिर tan 30 कैलकुलेट करें, तो आपको इंशाल्लाह सेम आंसर मिलेगा। चेक कर ले, sin 30 अपॉन cos 30 का वही आंसर आएगा जो tan 30 का आंसर है। हमने देखा भी था। सही है। इसी तरह फिर आप देखें, sin 45 अपॉन cos 45 का वही आंसर है जो tan 45 का है। कैलकुलेटर डिग्री मोड पे करिएगा, क्योंकि डिग्री में काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा sin 60 अपॉन cos 60 करेंगे, वही आंसर आएगा जो tan 60 का है, √3 आ रहा होगा, √3।
लिहाजा अब x की कोई भी और वैल्यू ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, 1000 ले लें, 2000 ले लें, 10,000 ले लें, साइन x अपॉन कॉस x का वही आंसर आएगा जो 10x आएगा। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू है ये हमेशा सेम है, ये रिलेशनशिप, देयरफॉर दे आर आइडेंटिकल। तो एक आइडेंटिटी हो गई, 10x इज आइडेंटिकल टू sin x अपॉन cos x, बट दिस इज ओनली वैलिड, this is not valid when cos x equals 0. Cos x should not be equal to 0. Why? Because cos x is coming in the denominator, and any value of x for which cos x is 0, it will be undefined. तो cos x 0 होता है 90 पे और 270 पे, याद है? cos 90 पे भी 0 होता है और cos 270 पे भी 0 होता है। तो आपको पता है कि tan 90 और tan 270 दोनों पे अनडिफाइंड होता है। तो tan x sin x अपॉन cos x के बराबर है सिवाय x की उन वैल्यूज पर जिसपे cos x 0 हो जाए। और cos x क्योंकि 90 और 270 पे 0 होता है, उस वक्त tan x डिफाइंड होता ही नहीं। 90 और 270 पे tan x डिफाइंड होता नहीं। तो यही वो कह रहा था कि tan x sin अपॉन cos तो होता है, बट cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जहां cos x 0 होगा वहां tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। एक बात तो वाज़ेह हो गई। ये हो गई एक आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी होती है। अच्छा, अब दूसरी आइडेंटिटी आप चेक कर लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उठाएं कैलकुलेटर और उस पर टाइप करें साइन 30। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं पहले कैलकुलेटर उठाने से पहले, कि साइन एक्स होल स्क्वायर इज बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे ये समझते हैं, देखिए ए बी पे जब स्क्वायर लगता है ना, तो दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए पे भी स्क्वायर लगेगा, बी पे भी स्क्वायर लगेगा। लेकिन जब साइन एक्स पे स्क्वायर लगता है ना, होल स्क्वायर, तो वो एक्स पे और साइन पे दोनों पे नहीं लगता। कुछ बच्चे ये कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, ये चीज गलत है। क्यों भाई? क्योंकि साइन अलग और एक्स अलग नहीं है ना। ए बी होल स्क्वायर में ए अलग है, बी अलग है। ए पे भी स्क्वायर लगेगा, बी पे भी स्क्वायर लगेगा। इसी तरह साइन एक्स में साइन और एक्स अलग अलग नहीं है। साइन एक्स एक होल फंक्शन। आपने कभी देखा है कोई आपसे पूछे साइन की वैल्यू बताओ? भाई साइन 30 की वैल्यू पूछो, साइन 40 की पूछो, साइन 45 की पूछो, साइन 2 की पूछो, साइन की वैल्यू बताओ। पाई थोड़ी है कि पाई की वैल्यू बताओ। पाई की वैल्यू होती है, लेकिन साइन की वैल्यू नहीं होती, कॉस की वैल्यू नहीं होती। कॉस एंगल की वैल्यू होती है, टेन एंगल की वैल्यू होती है। तो साइन इज बेसिकली नॉट अलोन। साइन एंगल एक चीज है, जिस पे स्क्वायर लगेगा ना, तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कहीं आप साइन स्क्वायर एक्स दिखा हुआ नजर आए आपको, तो आप समझ जाइएगा कि इट्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बात ये लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स इज बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इज बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एंड कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, आप देखें, ये आइडेंटिटी को चेक करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1। थर्ड में चेक करने के लिए आप ये करेंगे इंशाल्लाह, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे साइन 30, ब्रैकेट ओपन, साइन 30, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन कॉस 30। अच्छा, कॉस 30 में 30 का ब्रैकेट जरूर क्लोज कीजिएगा, क्योंकि आपका आपके पास इस तरह से ब्रैकेट खोलेंगे, फिर साइन लिखेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, उसमें 30 लिखेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को एक और दफा क्लोज करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन। जैसे ही कॉस लिखेंगे ऑटोमेटिक ब्रैकेट खुलेगा, उसमें लिखेंगे 30, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट को एक और दफा क्लोज करके उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ये लिखें जरा, ये लिखें अपने कैलकुलेटर पे, टाइप करें, मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। जी जनाब, सबका आंसर क्या आ रहा है जरा सब बताएं। दो बच्चों ने बता दिया, ईसा और हसन ने, बाकी सब सोए हुए। बाकी सब भी टाइप करें क्या आंसर आ रहा है, बाकी मुझे पता चले ना आप कैलकुलेटर में सही डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। यस, इट इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, एक 1 आंसर आ रहा है इसका, सही है। अच्छा, अब आप क्या करो, 30 की जगह कोई और एंगल रख दो, लेकिन दोनों जगह रखो। 30 को 45 से रिप्लेस कर दो, यहाँ भी 45 कर दो। दिल चाहे तो 30 की जगह 1000 लिख दो, और वहां भी 30 की जगह 1000 लिख दो। दिल चाहे तो -1000 लिख दो, दोनों जगह जो लिखना है लिखो, जो एंगल भी लिखो, लेकिन दोनों जगह रिप्लेस करो, इस एक्स की जगह भी, इस एक्स की जगह भी। फिर मुझे बताओ आंसर 1 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 1 ओनली, हमेशा 1 आएगा। पता चल गया कि साइन एक एंगल पे लिया जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, उसी एंगल पे कॉस लिया जाए, उसका भी स्क्वायर किया जाए, और दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो आंसर यकीनन 1 आएगा। ये आइडेंटिटी है, हर दफा वैलिड है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 हो गई। अब इससे आपके दो वर्जन और निकलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिकल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अगर सब्जेक्ट बना लिया जाए,
तो साइन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल, साइन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स सब्जेक्ट बना लिया जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो वर्जन आपके पास और आ गए। अच्छा, कहीं आइडेंटिटी प्रूफ करने का सवाल आता है, आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं सब आपको समझाऊंगा। अगर आइडेंटिटी प्रूफ करने का सवाल आएगा तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको ना एक और आइडेंटिटी लगानी पड़ती है जो मैथ्स की तीसरी वाली आइडेंटिटी है। ट्राई टू अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर आप पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आप पढ़ते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी ना आपकी आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए बड़ी इस्तेमाल होती है। प्रूविंग आइडेंटिटी कैसे करते हैं ये आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, मजीद जो ऊपर स्टेप्स देखें वो भी समझाता हूँ। लेकिन बताने के लिए ये आइडेंटिटी मैथ्स की जो तीसरी वाली है जो आपने ओ लेवल और आईजीसीएसई मैथ्स में पढ़ी है, ये आपकी बहुत काम की आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए यूज होती है। सही है जनाब। तो ये एक तीसरी चीज है जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसीलिए इसी को इस्तेमाल करते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स में। बाज़ औक़ात ये करते हैं तो फिर सिंप्लीफिकेशन होती है, कैंसलेशन होती है और फिर उसके बाद ही आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसमें आप सोचेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इट्स 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच गेट्स कन्वर्टेड टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तभी ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बन जाता है। इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन। तो ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है जिससे दो मजीद ड्राइव हुई और दो ड्राइव मजीद होने के बाद सिंप्लीफिकेशन होके मतलब आइडेंटिटी लग के जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन हो रही है। ये फैक्टराइजेशन के अंदर भी ये चीज शामिल थी। अगर आपको याद हो फैक्टराइज करने का कहता था तो भी आप यही वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते थे। ये वो आइडेंटिटी है जो फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी होता है, जो फैक्टराइज कर रही है बेसिकली। यू हैव फैक्टराइज दिस बेसिकली, फैक्टराइज टू फाइंड द टू फैक्टर्स, फैक्टराइज टू फाइंड द टू फैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी। सही है जनाब। अच्छा, नोट फॉर्म में लिखा हुआ भी एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। साबित भी किया कि एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दोगे हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल। और ये बात मैंने ऑलरेडी कवर कर ली। अच्छा, उसके बाद टिप्स फॉर प्रूविंग एन आइडेंटिटी। इसके साथ एक एग्जांपल देखते चले जाएंगे ताकि हमें स्टेप्स अप्लाई भी होते जाए। जब भी आपके सामने आइडेंटिटी दी होगी तो ये जून 2007 का एक सवाल आपके सामने है। प्रूव द आइडेंटिटी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी को जब प्रूफ करना होगा तो आपको साबित ये करना होगा कि आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली साइड हमेशा राइट साइड के बराबर है। इसको साबित करने के लिए इसका तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड को पिक करें, उस पर वर्किंग करें और लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद वही लाकर दिखा दें जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। मतलब लेफ्ट साइड उठाने के बाद उसमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लाकर दिखा दे तो आपने ये आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। या राइट हैंड साइड को लें और राइट हैंड साइड को आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाकर दिखा दें तो भी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। और रेयर सर्कमस्टेंसेज में कभी ऐसी आइडेंटिटीज भी आती हैं, वैसे तो ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, एक साइड उठा के काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी होता है क्योंकि दोनों साइड को आइडेंटिकल प्रूफ करना होता है। ये भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड को उठाओ, राइट साइड को उठाओ, राइट पे भी वर्किंग करो, लेफ्ट पे भी वर्किंग करो और फिर बीच में आके कहीं मिल जाती है। अच्छा, ASP1 की आइडेंटिटी यूजुअली सिंपल होती है, उसमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं, एक ही तरफ से हम काम कर रहे होते हैं। बट A2 में भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई लेट सपोज अगर सवाल मिसाल है, वैसे तो कोशिश यही होनी चाहिए, प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, एक साइड उठाओ उस पर वर्किंग करके दूसरी साइड के लाके बराबर कर दो। लेकिन अगर हार जाओ और ये ना कर पाओ तो एटलीस्ट इतना जरूर करने की कोशिश करो कि लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो, राइट साइड को भी करो, दोनों को एक लेवल पर लाके खड़ा करो। मतलब लेफ्ट साइड को भी उठाया सिंप्लीफाई किया, राइट साइड को भी उठाया सिंप्लीफाई किया, एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, बता दिया देखो दोनों क्या है, आइडेंटिकल। लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, लेफ्ट को उठा के राइट के बराबर लाकर दिखाते हैं या राइट को उठा के लेफ्ट के बराबर लाके दिखाते हैं। अब सवाल लेफ्ट उठाऊं या राइट उठाऊं, जो भी उठाओगे उसको वाजे तौर पे लिखोगे कौन सी साइड उठा रहे हो। जो भी उठाओगे वाजे तौर पे लिखोगे कौन सी साइड उठा रहे हो। तो यहां पर अगर वो कह रहा है ऑलवेज, पहला स्टेप, ऑलवेज कंसिडर द कॉम्प्लिकेटेड साइड which needs simplification and specifically write which side you are considering। हमेशा कॉम्प्लिकेटेड साइड को कंसिडर करना है। कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी साइड है, वो साइड जो आपको नजर आ रही है कि सिंप्लीफाई उसको करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली राइट विच साइड यू आर कंसिडरिंग, जैसे मैंने लिखा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा दो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट। अब राइट पे अगर आप देखो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स में क्या सिंप्लीफिकेशन करूंगा, साइन को मैं टेन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं।
लेकिन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर भी लूंगा तो फिर ये कैसे बनेगा जो अभी इस वक्त मौजूद है। तो भारत इसमें मुश्किलात के चांसेस हैं और आप शायद इसमें फंस सकते हैं, चांसेस होते हैं। इसका तरीका हो सकता है और तरीके भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो उसमें आप घबरा जाएंगे। तो इसमें अभी फिलहाल मैं उसमें बात नहीं कर रहा, पहले मैं सिंपल वाले वर्जन पे बात करता हूँ जो आपको आपको समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो सकती है वैसे राइट भी लेफ्ट में कन्वर्ट हो सकती है, बट इस वक्त ये आसान लग रहा है और वाजे लग रहा है। अभी आप वाजे तौर पे ये समझ आ रहा है कि आपको पता है कि tan जो है वो साइन अपॉन कॉस। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन भी है, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी नजर आ रही है, राइट साइड तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। लेफ्ट साइड में आपको लग रहा है अच्छा tan वाली आइडेंटिटी भी लगा दूंगा, डिनोमिनेटर है तो मतलब फ्रैक्शन है तो उसमें शायद हमें एलसीएम वेलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन चाहिए होगी, तो ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड साइड आप इसको मानोगे। तो ऑलवेज कंसिडर द कॉम्प्लिकेटेड साइड, मतलब विच नीड सिंप्लीफिकेशन। खौफनाक नहीं है वो साइड, बट ऐसी साइड जिसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। ये होगा पहला स्टेप हो गया। तो मैंने यहाँ पर इस पहले स्टेप को मद्देनजर रखते हुए लेफ्ट साइड को कंसिडर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड, और लिख दिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने लिखा, उसके बाद अगला स्टेप कह रहे हैं हैव एन आई ऑन द अदर साइड टू इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, कुछ बच्चे करते ये कि लेफ्ट साइड उठाते और लेफ्ट साइड पे जो दिल चाहता है करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर बोलते हैं देखें सर प्रूव ही नहीं हो रही आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड उठाते हैं और उसमें जो दिल चाहता है करते हैं, करते हैं, करते हैं, और फिर कहते हैं सर देखें आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो रही। तो भाई ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड उठाओ और जो दिल चाहे करते चले जाओ, करते चले जाओ, और राइट साइड लाकर दिखाने के चक्कर में पता ही नहीं है, राइट साइड को देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना। अगर आप लेफ्ट साइड को उठा रहे हो तो फिर आपको राइट साइड पे नजर भी रखनी है कि लाकर दिखाना क्या है, क्योंकि अगर आप नजर नहीं रखोगे ना राइट साइड पर, तो होगा ये कि फिर आप आगे पीछे हो जाओगे, डिट्रैक्ट हो जाओगे, डिट्रैक्ट हो जाओगे, मतलब ट्रैक से हट जाओगे। तो राइट ट्रैक पे रहने के लिए कि आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसेस जब कर रहे होगे राइट हैंड साइड लाने के लिए, तो हर एक स्टेप के बाद आप देखोगे कि आप राइट साइड के करीब हो रहे हो या नहीं हो रहे। अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट साइड पे कुछ आप ऐसा काम करने लगे हो जो आपको राइट साइड से करीब के बजाय दूर कर रहा है, तो आप वहां रुक जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए कोई साइड उठाएं कॉम्प्लिकेटेड वाली, लेकिन राइट साइड की तरफ तवज्जो भी करें, उसकी तरफ नजर भी रखें। तो ऑलवेज हैव एन आई ऑन द अदर साइड टू इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। ये आपका सेकंड हो गया, सही है। फिर लिखा हुआ है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इट वर्क्स फॉर मेनी क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये खास मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स हमारा ओ लेवल IGCSE में पेपर होता है 0606 एंड 4037। ओ लेवल में 4037, IGCSE में 0606। आप लोग तो नहीं दिए, आप होगा आप लोग, कुछ बच्चे पढ़ते हैं एडिशनल मैथमेटिक्स। तो उसके अंदर भी सेक है, कोसेक है, कॉट है, और मुख्तलिफ आइडेंटिटीज होती हैं, और P3 के अंदर भी होती है। तो वहाँ हम नसीहत ये करते हैं कि भाई जब सवाल में आपको कुछ करना है, कन्वर्जन करनी है, तो पहले जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ तो है ही साइन कॉस और tan है, बस tan को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अभी इस फिल वक्त यही है कि कन्वर्ट इनटू साइन कॉस का मतलब ये है कि उसको, अगर आपको अगली तरफ अगली राइट साइड पे साइन चाहिए तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे tan नजर आ रहा है तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट करोगे ना, या तो आइडेंटिटी लिमिटेड है। तो थर्ड स्टेप खास यहाँ पर P1 के क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आइडेंटिटीज ही लिमिटेड है। और फिर फोर्थ स्टेप जो है बड़ा रेलेवेंट है, मैंने आपको बताया कि ट्राई टू अप्लाई A² - B² इज आइडेंटिकल टू A - B A+B। ये जो दो आइडेंटिटीज आपके सामने दी हुई हैं, इसके अलावा तीसरी ये वाली मैथ्स की आइडेंटिटी जो है ओ लेवल वाली IGCSE वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं स्टेप्स लगा रहा हूँ आपके सामने। ऑलवेज कंसिडर द कॉम्प्लिकेटेड साइड, मैंने लेफ्ट साइड को कंसिडर किया, लिखा LHS। अब क्या करूंगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। तो tan x जो है आपका sin x अपॉन cos x होता है, tan x आपका sin x अपॉन cos x होता है, लिहाजा tan स्क्वायर x आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। सोचो ना, tan स्क्वायर x का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो tan स्क्वायर x इज आइडेंटिकल टू sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। tan x आपका sin x अपॉन cos x होता है, तो tan स्क्वायर x आपका sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की वजह से। तो आपने यही किया। अच्छा, अब रादर देन कि मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने में बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है ना, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसके लिए बेहतर क्या है कि जहाँ डिवीजन है वहाँ डिवाइड की साइन डाल दी। तो 1 - tan² x को मैंने पहले डील कर लिया, 1 - sin² x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 + sin² x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर अब क्या करूंगा, अब एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, क्योंकि यहाँ 1 था डिनोमिनेटर में, एलसीएम cos स्क्वायर एक्स आया, तो 1 इंटू cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर भी 1 इंटू cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया। ये डिवाइड जो है ये डिवाइड ही रहा।
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर आपको फौरन ख्याल आया कि यार कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के आइडेंटिकल होता है, यहाँ आपने 1 लिख दिया। अच्छा, 1 लिखने के बाद ना सिर्फ 1 लिखा बल्कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकेट भी हो गया। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये नीचे चला गया, cos स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया, तो इट्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1। अच्छा, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर कर। अब आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा था और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था। आपने कहा क्या मैं राइट साइड पे नजर रख रहा हूँ? हाँ भाई, नजर रखनी जरूरी थी। नजर रख रहे थे तो नजर आया कि हाँ भाई राइट साइड लाकर दिखानी है, और मैं आंसर के बहुत करीब हूँ क्योंकि राइट साइड पर सिर्फ साइन नजर आ रहा है और लेफ्ट मेरा जो आंसर आ रहा है उसमें कॉस और साइन दोनों है। फौरन नजर आया कि कॉस स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर को गायब करने के लिए फिर पहली वाली एलएनडी लगाएंगे। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये आपकी आइडेंटिटी एग्जाम्पल नंबर 1 प्रूव हो गया। मुझे बताएं ये एग्जांपल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया है? स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी बाद में कर लीजिएगा, अगर साथ साथ कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने भी जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करूँ इंशाल्लाह। क्लियर हो गया? क्लियर टू एवरीवन? चले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगले आईडी पे आ जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगले में 2 पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 में लास्ट पेज है इंशाल्लाह। शो दैट द इक्वेशन 2 tan स्क्वायर थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ये भी 5 रुपए का सवाल है। शो दैट द इक्वेशन 2 tan स्क्वायर थीटा cos थीटा इक्वल टू 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखें, ये आपके सामने एक इक्वेशन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है कि साबित करो ये वाली साइड इस वाली साइड की आइडेंटिकल है, लेकिन अंदाज बयां मुख्तलिफ है। कह रहा है साबित करो, शो करो कि ये साइड रिटर्न हो सकती है इस फॉर्म में, तो क्या करोगे? tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लगाओगे। अच्छा देखें, कहीं वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं एक्स की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं थीटा की इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं कोई और वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकता है। यूजुअली एक्स और थीटा होते हैं, बट आपको ध्यान रखना होता है। तो 2 tan स्क्वायर थीटा cos थीटा इक्वल टू 3 है। tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपनी जगह रहा इक्वल टू 3। अच्छा, फिर आपने कहा नीचे 2 cos है, cos स्क्वायर है, ऊपर एक cos। cos थीटा को पावर के साथ काट दिया तो नीचे एक cos थीटा बच गया। इस cos थीटा जो नीचे बचा उसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 cos थीटा आपको नजर आ रहा है। अच्छा, साइन स्क्वायर तो हटाना था क्योंकि जो चीज शो करनी है उसमें cos स्क्वायर है, तो आपने फौरन का साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है। आइडेंटिटी नंबर 1 के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कटे, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। सबको इस लेफ्ट वाली चीज को राइट पे ले जाऊंगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर, 3 कॉस थीटा प्लस मौजूद था, प्लस 2 बन जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। वो चीज जो शो करने का कहा था शो हो गई। जैसे ही शो हुई आपने लिख दिया हैंस शो। भरम तो कराए ना यार, इतनी मेहनत की है तो सही है, नहीं भी लिखते तो मसला नहीं होता, लेकिन लिख दिया करें हैंस शो, ताकि उसको पता चल जाए ये वो स्टेप है जो फाइनल स्टेप है और बच्चा जो है वो प्रूव कर चुका है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 1 में आइडेंटिटी का इस्तेमाल था। पार्ट नंबर 2 हेंस। अब हेंस का मतलब पता है, पार्ट नंबर 1 से कनेक्शन है। हेंस सॉल्व द इक्वेशन 2 tan स्क्वायर थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 3 फॉर 0 टू 360। अब जो इक्वेशन आपने सॉल्व करना है इस फॉर्म में, तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता इक्वेशन, तो इसका जो री रिटन वर्जन है, जिसमें जिस फॉर्म में री राइट आपने किया है उसको सॉल्व करना है। तो याद करें, जब मैंने आपको सिखाया था, जब मैं स्केचेस कर रहा था, तो मैंने इक्वेशन सॉल्विंग में आपको बताया था कि कभी कभार इस तरह का क्वाड्रेटिक बनता है। आप सपोज करके क्वाड्रेटिक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स को कह के मान के आप पहले वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यही किया कि आपको नजर आ रहा था ये क्वाड्रेटिक है, मैंने कहा लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए जब मैंने किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ए स्क्वायर। तो लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो 3a आपका जो है आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 माइनस 4 बन रहा था।
फैक्टर्स 4 into 1, तो 4a माइनस ए, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। 2a आपने कॉमन लिया तो a प्लस 2, -1 कॉमन लिया तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। a प्लस 2 कॉमन लिया तो a प्लस 2, 2a माइनस 1 बन गया, और यहाँ से आपके पास a माइनस 2 और a हाफ आ गया। क्या आपको a निकालना था? नहीं भाई, a को तो आपने सपोज किया था, तो a थोड़ी निकालना था, a नहीं निकालना था, बल्कि आपको cos थीटा में थीटा निकालना था, क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360। तो अब आपने सपोज किया cos थीटा इक्वल्स -2 एंड cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, cos ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव इन विच टू क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड, cos ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ। बट यहाँ -2 वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट कर दी, जरा बताएं। पता है क्यों रिजेक्ट कर दी? क्योंकि अगर कोई बेसिक एंगल निकालने के लिए cos इनवर्स 2 करता है ना, माइनस को इग्नोर करके, तो मैथ एरर आएगा। बताएं मैथ एरर क्यों आएगा? टाइम नहीं है, वरना अब थोड़ा टाइम देता है सोचने के लिए। इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा और sin थीटा दोनों जो है -1 से 1 के दरमियान लाई कर। वेरी गुड ईसा। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, cos थीटा की भी और sin थीटा की, नॉट फॉर tan। cos थीटा हो या sin थीटा हो, -1 से 1, tan थीटा के लिए नहीं होगा। tan थीटा को -2 होगा, सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा को -100 भी होगा ना, सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा को +100 भी होगा ना, सॉल्व हो जाएगा। sin थीटा एंड cos थीटा में सॉल्व नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात की जरूरत होती है। खैर, अगर आप भूल भी जाएंगे तो मैथड आ जाएगा, मैथड आएगा तो घबराएंगे नहीं, फौरन जहन में आएगा कि अच्छा मैथड इसलिए कि मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर या मिनिमम से नीचे जा रहा है, तो ये -2 मिनिमम से नीचे जा रहा है, लिहाजा इसको रिजेक्ट कर। वाई रिजेक्टेड, कभी रीजन पूछे, रिजेक्ट एंड देन गिविंग योर रीजन एज वेल, तो यूल राइट बिकॉज cos थीटा हैज अ मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम 1। अल्फाजों में बयान कर दें या लिख दें, cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। दूसरी पॉसिबिलिटी cos थीटा इक्वल्स टू हाफ है। ऑल द स्टेप्स यू रिमेंबर, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स इन व्हिच एंगल लाइज, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐड शुगर टू कॉफी, देन फाइंड द बेस, नो नीड टू चेंज द डोमेन क्योंकि यहाँ थीटा ही लिखा हुआ है। देन फाइंड द बेसिक एंगल, cos इनवर्स हाफ, यू गेट 60। रेडियन में होता तो रेडियन मोड पे करते हैं, डिग्री है तो डिग्री मोड पे। डोमेन आपको बता रहा है कौन से मोड पे रहना है, डोमेन बता रहा है डिग्री, तो डिग्री मोड। बेसिक एंगल निकाला 60। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा, तो अल्फा और 360 माइनस अल्फा के मुताबिक थीटा आ गया 60 एंड 300। बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग बिल्कुल हलवा वाली है, तो मैंने बहुत पहले सीख ली है हर किस्म की इक्वेशन सॉल्विंग। तो ये वही सवाल है, वही पार्ट है, रिवीजन ऑफ दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अगर कॉपी कर लिया अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें अगले एग्जाम्पल की जाने। टाइम कम काम ज्यादा, आखिरी एग्जाम्पल है, काम भी कम है लेकिन टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि A2 की क्लास मेरी शुरू है और असर भी मुझे पढ़नी है। वेरी गुड, सही है, परफेक्ट है, क्लियर टू एवरीवन। अच्छा जी, लास्ट आइडेंटिटी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी देख लेते हैं। प्रूफ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूविंग करनी है। अब आपको बताया था ऑलवेज कंसिडर द कॉम्प्लिकेटेड साइड। अब आपको पता है कि वैसे तो tan जो है साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन अब सोचो ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे, फिर किस तरह से दो फ्रैक्शंस क्रिएट करोगे। तो आपको पता है, लग रही है बात कि लेफ्ट राइट को लेफ्ट बनाना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। अगर बनाना सीखना चाहते हो ना, तो फिर उल्टा चलो। मिसाल है, यहाँ खड़े, मतलब कोई बंदा अगर कहता है कि नहीं यार मैं तो लेफ्ट से राइट पे जाता, तो वो पहले राइट से लेफ्ट पे जाता, तो वो क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से पहले मैं यहाँ जाता, मैं यूँ स्प्लिट करता, फिर मैं जो है इस स्टेप पे जाता, फिर मैं इस स्टेप पे जाता, फिर मैं इस स्टेप पे जाता, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता। सही है, सोचना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए कोई एक साइड ऐसी होती है जिसपे आप वर्क करके दूसरे पे पहुंचाया जा सकता है, आपके लिए आसान होता है, वरना सोचना मुश्किल होता है। बहरहाल, तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड को उठाया, लेफ्ट को उठाया तो अब उसमें क्या किया, और कोई ऑप्शन था नहीं, दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, एक फ्रैक्शन है दूसरा फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन एक्स से, और ये वाला साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन एक्स से। तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स इंटू 1, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एंड माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर। साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे नीचे आ गया 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया। देख रहे हैं, तीसरी आइडेंटिटी मैथ्स वाली जो लग रही है वो लग गई है, ओ लेवल आईजीसीएसई मैथ्स वाली, ए माइनस बी ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर।
साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब ये भी देखा करें आपको लाना क्या है, आपको टेन स्क्वायर एक्स लाना है। इसका मतलब बेसिकली आपको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लाना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लाना है। तो न्यूमरेटर पे वर्किंग कर रहे थे तो आपको साइन स्क्वायर एक्स नजर आया, बल्कि 2 साइन स्क्वायर एक्स नजर आ गया ना, और 2 तो आपको चाहिए ही था। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स तो मिल गया। आप कॉस स्क्वायर एक्स कैसे आए, तो आपने कहा यार पहले आपने डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया, पहले सोचा। कभी कभार क्या होता है कि न्यूमरेटर में कुछ करने के बाद डिनोमिनेटर से कटता भी है, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ले आते हैं, और ऊपर जो है फिर घबरा जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर भी कुछ फैक्टराइजेशन होने के बाद ऐसा कुछ होता है कि ऊपर और नीचे में कैंसलेशन हो जाती है, क्योंकि वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तो फिर वो फंस जाता है सवाल। तो इसका मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी लगाने से पहले ये तो देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है और ऊपर कुछ कॉमन लेने के बाद या ऊपर फैक्टर्स करने के बाद कुछ कैंसलेशन होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बन गया, और मुझे क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। वो जो स्टेप बताया था ना, हैव एन आई ऑन द अदर साइड टू इंश्योर दैट यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक, ये जो नोट नंबर 2 है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर इसको आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो गड़बड़ कर जाएंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर चाहिए, तो हमने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है, 1 माइनस साइन प्लस साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाओ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 1 के मुताबिक कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस इज tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। आंसर इज 2 tan स्क्वायर एक्स विच इज द राइट हैंड साइड। जैसे ऊपर क्या किया था, लेफ्ट साइड से शुरू किया था, और जो आंसर आया था वो हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हैंस प्रूफ्ड। इसी तरह यहाँ हमने वही काम किया कि लेफ्ट साइड से शुरू किया, जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड थी, और हमारा प्रूफ हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हमने यहाँ लगाया था इस वाली चीज के लिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसको भी हमने इस्तेमाल किया था। जो जो इस्तेमाल करें उसको राइट साइड पे लिखना चाहते हैं लिख भी दें, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, ताकि एग्जामिनर कहे कि नहीं यार बच्चे ने हर चीज बिल्कुल प्रॉपर की। जनाब बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्नॉलेजमेंट दे इधर, और स्क्रीनशॉट ले लें, और लिख चुके हैं तो लिख लें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई, सारे एस्पेक्ट्स डिटेल में समझा दिए गए, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्केचिंग, इक्वेशन सॉल्विंग, आइडेंटिटी प्रूविंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कवर कर लिए। सही है, तो आप क्या करोगे, इंशाल्लाह सवालात में पूछ जाओगे, इंशाल्लाह सवालात रात तक कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह सवालात और आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूँ, और सवालात भी दे दूँ, और पास की जो पास की रिकॉर्डिंग में मौजूद है वो भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ, ताकि आप उसको फैसिलिटेशन के साथ आगे बढ़ाएं, और फिर हम इंशाल्लाह क्लास को लेने की सूरत में हो। सही है जनाब, होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करके पास के सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा, फीडबैक अगली क्लास में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।